जो हमारे आपके बीच में हो रहा है। एक बार बताओगे? तो ये बड़ी कॉमन, ये तो डे टू डे लाइफ की चीज है। पहला बेसिक पॉइंट कि कम्युनिकेशन के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। मतलब सर एक सोर्स, एक पाथवे और एक रिसीवर। चलिए, एक तो कम्युनिकेशन का मतलब बेसिकली शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, हाँ, तो आप क्या बताएं आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। कोई भी बात कर रहे हो आप, मोबाइल का एग्जांपल ले लो, मोबाइल के थ्रू कम्युनिकेट करते हो तो आपको क्या चाहिए अगर किसी से बात करनी है तो? सर सर मोबाइल फोन चाहिए ट्रांसमिशन का होगा पाथवे चाहिए कोई, और मतलब एक नेटवर्क चाहिए कैसे होगा होगा? जिसके थ्रू मैसेज सबसे पहले जाए। तो आपको मोबाइल, अरे सबसे पहले मोबाइल हैंडसेट चाहिए ना आपको। यस। भाई सब कुछ है, पाथवे है, सब कुछ है, नेटवर्क भी है, मोबाइल तो रहेगा। आई मीन सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड एज ए ट्रांसमीटर। सबसे पहले आपको ट्रांसमीटर चाहिए। अब वो ट्रांसमीटर, अभी जो मेरे और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है उस समय ट्रांसमीटर कौन है? मैं बोल रहा हूँ इंटरनेट। आप, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे आपका फोन। हो। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर तो मैं हुआ ना। अच्छा यस सर। ट्रांसमिट कौन का? मैं हुआ ना, आवाज तो मैं बोल रहा हूँ भाई। तो मेरी वोकल कॉर्ड जो होगी वो बेसिकली ट्रांसमीटर है। एनीवे, उसके बाद आपको चाहिए, और क्या चाहिए? मान लो हमने बोला, उसके बाद हमारी आवाज आप तक जाने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो नाउ यू नीड, यस, मीडियम चाहिए। कोई मीडियम चाहिए। मीडियम चाहिए बेसिकली था। आप कह सकते हो चैनल। ये चैनल कोई मोबाइल नेटवर्क हो सकता है, केबल हो सकती है। जो लैंडलाइन फोन्स थे उनमें ये चीज केबल के थ्रू होती थी, तार वायर पे लगाते थे। कोई तार रात में काट करके चोरी करके ले जाते थे, उसके बाद अगले दिन पता चला फोन ही नहीं आ रहा किसी का। तो ये जो चैनल है, ये फिजिकल चैनल जरूरी है क्या? मतलब ये बिना मीडियम के नहीं हो सकता? मतलब वैक्यूम के थ्रू नहीं हो सकता ये चीज, कम्युनिकेशन? जरूरी नहीं कि हो फिजिकल सकता चैनल ही है। चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के तो थ्रू अगर ईएम कम्युनिकेशन, वेव्स के फॉर्म में अगर ईएम वेव्स के हो थ्रू तो? हो सकता चैनल है। मतलब चैनल, हाँ चैनल फिजिकल भी हो सकते हैं, वायर के फॉर्म में, केबल के फॉर्म में। भाई आप डिश एंटीना से आपकी टीवी में, डिश एंटीना से टीवी में जो प्रोग्राम आ रहा है वो तो तभी आएगा जब एंटीना और टीवी के बीच में तार जुड़ा हो। समझ रहे हो आप? और फिर उसके बाद आपको, ये बेसिक एलिमेंट्स बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ चाहिए होता है। इसके बाद तीसरा एलिमेंट आपको चाहिए होगा, रिसीवर। बेसिकली तीन चीजें चाहिए होती हैं आपको, लेकिन एज यूजुअल जो होता है कि जो ट्रांसमीटर है और उससे रिसीवर की तरफ जो चैनल है, चैनल में फिर से रिपीट करता रहा हूँ, इट कैन बी इलेक्ट्रिक केबल, सब मोबाइल नेटवर्क, टावर्स जो लगाए जाते हैं, ये सब चैनल्स के पार्ट हैं। बट एक अनवांटेड चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नॉइज, जो उस चैनल के इंटरप्ट करके आपकी ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है, और ये नॉइज आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे कभी भी। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाएगी, कुछ ना कुछ नॉइज रहेगी, डिस्टर्बेंस रहेगी। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? बेसिक एलिमेंट्स के पॉइंट से। यस सर। यस सर। है बड़ा इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जब जाओगे तो इसका बहुत बढ़िया टॉपिक है। अभी हमको तो खाली इंट्रोडक्शन देना है इसका। उसके बाद आते हैं कुछ और बेसिक पॉइंट्स की बात कर लेते हैं यार। अभी तो सब कुछ डिजिटल हो चुका है, तो अभी तो डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड में आप चल रहे हो, बट इसके पहले अगर करीब 20-25 साल पुराने टाइम की बात करी जाए तो कम्युनिकेशन जितने भी थे वो सब एनालॉग फॉर्म में थे। और ट्रांसमीटर से पहले भी एक बेसिकली आपको चाहिए होगा, ट्रांसमीटर से पहले आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन तो रहे। तो इसमें इन्फॉर्मेशन वर्ड का क्या मतलब है? अच्छा, ये सब इसलिए बोलो कि मेंस के पेपरों में कभी कभी इसके भी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब आपसे पूछे रहे कि इन्फॉर्मेशन किस चीज को बोलते हो आप। तो कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, एसएमएस, पिक्चर्स के फॉर्म में भेज सकते हो आप।
फोटोग्राफ हो सकती है, वीडियो हो सकती है, आज की डेट में तो सब कुछ कम्युनिकेट हो रहा है। और कहा जाता था कि पुराने टाइम पर जो ये इन्फॉर्मेशन होती थी, जो टेक्स्ट भेजते थे, पिक्चर्स भेजते थे, वीडियोस भेजते थे, तो वो एक्चुअली सिग्नल्स के फॉर्म में जाते थे, क्योंकि पहले सारे कम्युनिकेशन केबल के थ्रू होते थे। तो हमारे इन्फॉर्मेशंस को पहले कन्वर्ट किया जाता था, कन्वर्ट करते थे इन सम इलेक्ट्रिकल सिग्नल। बहुत बहुत पुरानी कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, आप करीब 25-30 साल पुरानी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी थी। आप कुछ भेजना चाहते हो, फोटोग्राफ भेजना चाहते हो, टेक्स्ट भेजना चाहते हो, तो आप जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट था वो उसको पहले सिग्नल बनाएगा, और जो डिवाइस ये सारा काम करती है उसका एक नाम दिया गया, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एनी फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन, एनी फॉर्म का मतलब टेक्स्ट फॉर्म, पिक्चर फॉर्म, वीडियो फॉर्म, किसी भी फॉर्म की इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करे, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कम्युनिकेट करते थे। और ये जो पुरानी टेक्नोलॉजी है इसको हम बोलते थे ये एनालॉग कम्युनिकेशन। दो तरीके के कम्युनिकेशन है, करेंटली तो हम डिजिटल कम्युनिकेशन पे हैं, बट प्रीवियसली ये एनालॉग कम्युनिकेशन थे, जहाँ पर कम्युनिकेशन सिग्नल्स के फॉर्म में होते थे वाया केबल्स। अभी भी है ऐसी टेक्नोलॉजी कहीं पर, मतलब कभी तुम लोग की नॉलेज में ऐसा कहीं है जहाँ पर अभी भी तार यूज होते हैं? नहीं सर, अभी तो नहीं। होंगे कुछ कुछ जगहों पर अभी भी लैंडलाइन है, ऐसे बात नहीं है। अगर आप किसी सोसाइटी में sir. रहते हो, सर सोसाइटी में कुछ रहते जगह हो, देखा है Yes, अभी भी sir. इंटरकॉम लैंडलाइन। होते हैं सर। सोसाइटी में जो इंटरकॉम है वो इंटरकॉम भी तो एनालॉग कम्युनिकेशन से है भाई। वायरलेस इंटरकॉम तो आए नहीं अभी तक, ये आ चुके हैं। Yes. है किसी की सोसाइटी में तब जो एडवांस है देखा नहीं है सर, वही वाले देखे हैं, वायरलेस केबल इंटरकॉम? वाले देखे सर हैं। होते तो हैं बट मतलब है नहीं। अपने यहाँ नहीं है ना, मतलब कानपुर में कि इंडिया सर में वो नहीं? लैंडलाइन मतलब फोन देखे, वायरलेस इंटरकॉम तो नहीं। यस आज तक। यस देखो सर कितना वही बड़ा बोल रही स्कोप है, हूँ। तुम लोग के सामने कितना बड़ा स्कोप है। आप सोचो वायरलेस इंटरकॉम बन जाए अगर, तो ये जितनी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनमें कितना कम्युनिकेशन फास्ट हो जाए। एक फ्लैट वाले को दूसरे फ्लैट से बात करनी, सर पूरा एकदम से ही अलग अलग हो जाएंगे, सब आइसोलेशन हो जाएगा। क्यों? जैसे वॉइस कमांड पे चलता है वैसे नहीं हो जाता। वॉइस कमांड पर आपने कुछ ऐसा डिवाइस तैयार करो, नाम लिया जिसका कॉल फ्लैट नंबर दिस दिस दिस, चला जाए। अरे आएगा, ऐसा आने वाले टाइम में होने, फ्यूचर में ये सब कुछ पॉसिबल है, भी देखते जाइए। गूगल फोन पे तो असिस्टेंट हो पे हो जाता है तो। सर कोई डोरेमोन बना दे। हाँ, डोरेमोन वाले गैजेट्स आने वाले हैं, वो रियलिटी है, डोरेमोन में दिखाया जाता है, वो भविष्य में आना है। आप बस 25-30 साल वेट करिए, देखिए क्या होने वाला है। कैप्सूल साइज टेक्नोलॉजी पे काम चल रहा है, कैप्सूल साइज मोबाइल पे। कैप्सूल के साइज का मोबाइल होगा, वही आपका टेलीविजन बन जाएगा, वही आपका कैलकुलेटर बन जाएगा, वही आपका कैमरा बन जाएगा, सब कुछ स्मार्ट वॉच बन जाएगी, जैसे कैप्सूल साइज में। बाहर की कंट्रीज में इन सब पे काम चल रहा है। अभी तुमको मजाक लगेगा, अभी सुनोगे तो लगेगा क्या फालतू की बात चल रही है, ये कैसे हो जाएगा। चलो खैर, तो ये पुराना हो गया ना। नई नई टेक्नोलॉजी आपकी डिजिटल कम्युनिकेशन है, लेकिन अब यही तो बात है ना कि सिलेबस हम लोग इतना बेकार है कि चल रही है डिजिटल कम्युनिकेशन का टाइम, और सिलेबस डाला हुआ है एनालॉग कम्युनिकेशन का। मतलब बाबा आदम के जमाने का सिलेबस पढ़ा रहे हैं। जो एनालॉग कम्युनिकेशन है, मतलब पुराना वाला कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो वो बेसिकली 3 फॉर्म्स में होता है यार। एनालॉग कम्युनिकेशन के 3 फॉर्म्स हैं, इसमें से एक कहा जाता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एएम। उसमें एक होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन,
कॉल्ड FM, वही FM जो रेडियो वाला है, और एक पल्स मॉड्यूलेशन। सब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, फिर बोल रहा हूँ आपसे, अभी आज कोई नहीं यूज कर रहा है इनको। अभी बताएंगे आपको कि मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है। उसके पहले 3 तरीके के कम्युनिकेशन टाइप्स भी हैं, वो भी सुनेंगे। 3 तरीके के कम्युनिकेशन टाइप में कौन कौन से हैं देखिए। एक होता है 1 to 1 कम्युनिकेशन। 1 to 1 कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन कॉल्ड एज 1 to 1 कम्युनिकेशन। ये कौन सा कम्युनिकेशन हुआ? कोई एग्जांपल दे सकते हो? 1 to 1 कम्युनिकेशन यानी 2 लोग अगर फोन पे बात करें, एक में 2 लोगों के बीच में मोबाइल के ऊपर बात हो रही है, और अगर ग्रुप कॉल नहीं लगाई गई, तो इसको आप बोल सकते हो 1 to 1 कम्युनिकेशन। या लैंडलाइन फोन का कम्युनिकेशन 1 to 1 होता है, उसमें तो ग्रुप कॉल पॉसिबल नहीं है कि आप 4-5 लोग को मिला करके कॉल कर लो। यस सर। इनफैक्ट इसमें एक्चुअली क्या होता है, 1 to 1 में भी एक और चीज होती है। 1 to 1 भी के अलावा भी सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन ये है जहां पर कम्युनिकेशन वन साइडेड है, दूसरे साइड से आप बात नहीं कर सकते। बेसिकली इसको सिंप्लेक्स कह रहे हैं। 1 to 1 तो है, लेकिन एक साइड से कम्युनिकेशन हो सकती है, दूसरे साइड से नहीं हो सकती। टेलीविजन में सिग्नल्स आपके पास तो आएंगे प्रोग्राम, लेकिन आप घर बैठे अपना प्रोग्राम सोचो कि हम सोनी चैनल को भेज दें, कैसे भेजोगे? दिस इज कॉल्ड सिंप्लेक्स 1 to 1 कम्युनिकेशन, एंड द कम्युनिकेशन इज वन वे। दूसरा आता है ड्यूप्लेक्स। ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन ये भी 1 to 1 है, बट इसमें कम्युनिकेशन बोथ साइड से हो सकता है। सिंप्लेक्स इसको बोल रहे हैं, फिर से सुनना ना, सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन द कम्युनिकेशन बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स बट ओनली वन वे, दूसरे साइड से बात नहीं की जा सकती। ड्यूप्लेक्स इज ऑल्सो 1 to 1, बट इसमें दोनों साइड से बात की जा सकती है। इसको आप बोल सकते हो मोबाइल पे बात करना। आप भी बोल सकते हो, जिससे बात कर रहे हो वो भी बोल सकता है, ये सकती है। तीसरा होता है हाफ ड्यूप्लेक्स। हाफ ड्यूप्लेक्स कम्युनिकेशन कौन सी है? इसमें भी दोनों साइड से बात कर सकते हैं। 1 to 1 कम्युनिकेशन ये भी है, बोथ साइड से बात हो सकती है, लेकिन एक टाइम पर एक ही बोल सकता है, दूसरा नहीं बोल सकता। जैसे कि अगर आप मोबाइल पे बात करो, आप भी चिल्ला रहे हो और जिससे आपकी लड़ाई हो रही है वो भी चिल्ला है, दोनों एक दूसरे को गरिया रहे हैं एक तरफ से, डुप्लेक्स हो जाएगा वो। डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स में क्या है कि बोल तो आप भी सकते हो और जिससे बात हो रही है वो भी बोल सकता है, लेकिन जब आप बोलोगे तो वो चुप रहेगा या चुप रहेगी, और जब वो बोल रहा होगा या बोल रही होगी तो आप चुप रहोगे। ये कम्युनिकेशन मिलिट्रीज में यूज होता है, मिलिट्री वालों के लिए, मिलिट्री में, एयरफोर्स में। हाँ सर। तो वो वॉकी कभी सुना है टॉकी हेलो टाइप से। डेल्टा चार्ली, हेलो डेल्टा चार्ली? यस सर। जैसे वो वॉकी Yes. टॉकी वाला। तो जब वो डेल्टा चार्ली 1 2 बोलते रहते हैं तो उस टाइम दूसरे साइड से आवाज नहीं आती, और इसीलिए वो बार बार कहते हैं ओवर, ओवर एंड आउट, यस सर। कि हमारी बात खत्म यस हो गई, अब तुम बको, हमने बक लिया, अब तुम स्टार्ट करो। एयरप्लेन कम्युनिकेशन में भी यूज होता है। एयरप्लेन कम्युनिकेशन होते हैं, वन वे होते हैं ये, मतलब हैं तो दोनों साइड से, लेकिन एक टाइम पर एक ही तरफ से बोलोगे, दोनों तरफ से यस नहीं बोल सर। सकते। और इनमें एक और चीज होती है, कभी आप अगर मिलिट्री के फोन्स को देखा तो नहीं होगा, लेकिन इनमें ट्रांसमीटर और रिसीवर एक ही साइड होता है। जो लैंडलाइन फोन्स होते थे, लैंडलाइन फोन, पता नहीं तुमने देखे भी है कि नहीं देखे हैं, तो वो ऐसे लगाते थे ना यहाँ पर, तो यहाँ से बोलते थे और इधर सर से आवाज आती ऊपर, थी, यस सर, Yes, ऊपर sir. से आवाज आती थी, नीचे से ट्रांसमीटर बोलते इधर थे। रिसीवर Yes. सेपरेटली है वो। लेकिन मिलिट्री फोन्स में सब एक ही साइड है। बोलना भी होगा तो इसको पहले यहाँ ला करके बोलेंगे, ओवर करेंगे, जब दूसरा बोलेगा तो यही चीज आप अपने कान में लगा लो। और सबसे बड़ी चीज जो आज की डेट में हो रही है, इस समय जो हो रही है, इस समय मेरा कम्युनिकेशन कई लोगों के साथ हो रहा है।
ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस कहलाते हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन। ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन मतलब कि एक साथ कई लोगों से बात हो रही है, मन की बात। कौन से मन की बात कह रहा हूँ, समझ गए? न्यूज चैनल बात। पूरी कंट्री में एक ही आदमी मन की बात करता है। सर अभी उन्हीं के बारे में न्यूज भी आ रही है, हाँ वो पंजाब वाली। हाँ। सागर कपड़ा नहीं है। चलो वैसे ये सब लिख लो, ये सब ठीक है ना? मतलब याद रहेगा कि नहीं? ये सब चीजें तो मतलब करंट आज की डेट से रिलेट करके अपने आप याद कर सकते हो इन चीजों को। यस सर। यस सर। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे की तरफ आते हैं। तो हम लोग थोड़ा सा चलते हैं 20-25 साल पुरानी दुनिया में, जब टीवी का वो जमाना हुआ करता था कि ऊपर एंटीना लगाया जाता था। अभी तो छतरी लगा रहे हो, बट पहले तो काफी सारे वायर उसे घुमा घुमा के लगाते थे, एल्यूमिनियम के एल्युमिनियम एंटीना आते थे बड़े बड़े। यस सर वो लोग हिलाते थे उसको। कौवा कौवा बैठ जाए, अगर ऊपर कौवा बैठ जाए, कबूतर बैठ जाए, 2 घंटे बर्बाद टीवी चलाने से पहले। बर्बाद नहीं होते थे। उसके बाद नीचे से एक आदमी को भेजा जाता था, जाओ भाई एंटीना सही करो, और ऊपर से वो चिल्लाता था, आया नहीं? अभी नहीं आया। आया? हाँ अभी सर। नहीं है। बहुत रिमोट एरियाज में जाओगे तो अभी भी हो सकता है मिल जाए। तो काम नहीं होता सर, लेकिन देखा है, छत पर लगा हुआ था पुराने घर यस में। सर, देखा है ये। देखा है तुम लोगों ने एंटीना? मतलब बड़ा Yes, कॉम्प्लेक्स sir. नहीं मूवीज पता। में देखा है सर। बहुत सर बड़ा सा बहुत सारे रॉड यस लगे सर। रहते इधर थे। असल जिंदगी में भी देखा है। हाँ सर, असली हाँ तो में असल देखा है। जिंदगी जी रहे, कौन सी नकली जिंदगी थोड़ी जी रहे हो। ये सर वो मूवी बता रहा था ना। खैर, देखो क्वेश्चन ये उठता है ना यार, कि ये जो कम्युनिकेशंस होती हैं, अब आपसे कुछ 2-3 बातें हम जरा डिस्कस करने वाले हैं। रेडियो आज की डेट में आप सब लोग सुनते होंगे, कहीं ना कहीं सुना होगा। और कुछ रेडियो चैनल्स की अगर हम फ्रीक्वेंसीज की बात करें, तो जो कानपुर में अपने रेडियो चैनल्स हैं, कुछ फेमस, नाम नहीं ले रहे, कौन सा चैनल हो सकता है ये? 92.7? 93.5 क्या 93.5 आगे तो बताओ क्या बोलता है रेडियो क्या मिर्ची। रेड एफएम में वो। FM 93। देखो रेड एफएम। और 93.5 क्या है वहां पर? अगर कभी आप देखिएगा तो ये मेगा हर्ट्ज है। यस सर, यस सर। मतलब मतलब कि वो रेडियो स्टेशन 93.5 मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर टेलीकास्ट कर रहा सब कुछ। और हम लोग को पता है कि जो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है एक ठीक ठाक बंदे के लिए, एक नॉर्मल पर्सन की ऑडिबल फ्रीक्वेंसी, वो कहा जाता है 20 हर्ट्ज से लेकर के एंड 20,000। 20,000 मतलब 20 मेगा हर्ट्ज कह सकते हैं। मेगा 20 किलो हर्ट्ज, सॉरी 20 किलो हर्ट्ज। तो ये कैसे पॉसिबल है कि मेगा हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को आप और हम सुन लेते हैं, जबकि बताया ये जा रहा है कि हमारे सुनने की जो कैपेसिटी है वो 20 किलो हर्ट्ज के बियॉन्ड सुन ही नहीं सकते हो। रेडियो काम होता है, तो कुछ कन्वर्जन चल रेडियो रहा सुनता होता है। है, मॉड्यूलेशन होता है। तो यही चीज मॉड्यूलेशन है एक्चुअली। जो रेडियो स्टेशन आपके मेगा हर्ट्ज के ऊपर चल रहे हैं, इवन तो टेलीविजन इसलिए चैनल तो और हाई फ्रीक्वेंसी पर आते हैं। तो 2-3 पॉइंट्स आ रहे हैं कि इतनी इतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर क्यों भेज रहे हो भाई? जब हमको सुनना 20 किलो हर्ट्ज ही है, तो क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो कि इतने मेगा हर्ट्ज पर प्रोग्राम भेज रहे हो? लॉन्ग डिस्टेंस सर एनर्जी मतलब उसके कंसिडरेशन की इंफॉर्मेशन वजह से ज्यादा इतने होगी। ज्यादा से करते हैं। 2 रीजन है, हाँ 2 रीजन है हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस का। एक्चुअली देखो कम्युनिकेशन चाहे आप यहाँ करो, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का भी अगर आप याद करें, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी कहते थे कि जो पावर का ट्रांसमिशन किया जाता है वो हाई वोल्टेजेस पे होता है, और Yes. बाद में लोकल एरियाज में ट्रांसफार्मर लगा करके स्टेप डाउन कर देते हैं उसको।
कुछ वैसा ही मॉडल यहाँ भी है। ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी पे कर रहे हैं और जब उसको सुनने का टाइम आ रहा होगा तो हम दोबारा उसको मेगा हर्ट्ज से कन्वर्ट करते होंगे किलो हर्ट्ज में। कोई डिवाइस वहां होती होगी रेडियो के अंदर, रेडियो में कोई डिवाइस होती होगी जो डिवाइस मेगा हर्ट्ज को किलो हर्ट्ज में कन्वर्ट करती होगी ताकि हम लोग सुन पाए। और हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के दो रीजन्स हैं हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशंस के जो एडवांटेज हैं, बेनिफिट्स हैं। पहला रीजन तो ये कहा जाता है, फर्स्ट रीजन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, वो ये कहते हैं कि भाई जो जितने एंटीनाज लगे होते हैं, देखिए एंटीना दोनों तरफ होते हैं ना, एंटीना रिसीवर के साइड भी होता है और एंटीना उधर भी होता है जहां से ट्रांसमिट होता है। मतलब अगर किसी रेडियो स्टेशन से प्रोग्राम आना है तो उस स्टेशन का भी कुछ एंटीना लगा होगा। और ये कहा जाता है कि जो पावर, ऐसा बताते हैं कि जो पावर रेडिएट होती है ट्रांसमीटर वाले एंटीना से, पावर रेडिएशन बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ लैम्डा। अब इसका डेरिवेशन नहीं है हमारे सिलेबस है, इंजीनियरिंग में आएगा, 1/λ टू दी पावर 4, ऐसा बताते हैं। मतलब ये कि और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर हम ये पढ़ चुके हैं कि वेवलेंथ जो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो जितनी हाई फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशंस करोगे उतनी लो वेवलेंथ आएगी, और जितनी लो वेवलेंथ आएगी, आप कह सकते हो जितनी ही लो वेवलेंथ आएगी, ट्रांसमिटिंग एंटीना उतना पावरफुल ट्रांसमीटर होगा। मतलब कि उस स्टेशन से उतनी ज्यादा पावर्स की रेडिएशंस बाहर आएंगी, और जितनी पावरफुल रेडिएशंस बाहर आएंगी उनको लॉन्ग डिस्टेंस तक कम्युनिकेट करना आसान रहता है हमारे लिए। पहला रीजन तो ये हो गया हाई फ्रीक्वेंसी। इसको इसलिए भी बोला असर्शन रीजनिंग के हिसाब से पूछते हैं व्हाट इज द रीजन फॉर हायर फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन, तो आपका प्रॉपर आंसर होना चाहिए टू हैव मोर पावर इन ट्रांसमिटिंग एंटीना। दूसरा जो रीजन है वो ये, जो रिसीविंग एंटीना होते हैं, रिसीविंग एंटीना, ये वही पुराने टीवी वाले एंटीना की बात कर रहे हैं। कभी आपने उनके स्ट्रक्चर नोट किया है कि किस तरीके की डिजाइनिंग होती है उनकी? मतलब आपको बताएं कुछ ऐसा होता था वो, अगर थोड़ा बहुत जैसा होता है, जिगजैग फॉर्म नहीं होता था कि ऐसे एक एल्यूमिनियम की रॉड होती थी, फिर ये यू टर्न करती थी और ऐसे छोटी होती जाती थी ऐसे करके। यस यस, अरे कुछ लोग तो Yes. इतने स्मार्ट थे, घर ही में बना लेते थे, मार्केट से खरीदते ही थे, घर में ही बना देते थे। उससे साइकिल की तीली निकाल करके, जो साइकिल में तीलियां होती थी पहले ये भी होता था, तीलियां निकाल के जोड़ जाड़ के एंटीना बना देते थे। और जो पहले के मोबाइल्स थे, इवन जब 2002-5 के आसपास के मोबाइल्स जो आए थे उनमें भी याद है, इवन आज भी कार वगैरह में, कार का जो रेडियो सिस्टम है उसमें एंटीना होते हैं। यस यस कितने सर। बड़े होते हैं, साइज क्या होता है उनका? वो एक पतली सी वो होती है बस। तो छोटे होते हैं पीछे। उसका भी रीजन है, साइज ऑफ एंटीना इज अनदर फैक्टर। सर वो तो कभी कभी सिग्नल नहीं आते तो वो उसको बाहर निकाल लेते जिससे लेंथ बढ़ जाए उसकी। हाँ बट चलिए मान ली उसको तो हटा दीजिए, पुराने जो रेडियो होते थे, दादा परदादा के टाइम वाले रेडियो, उसमें भी एंटीना होते थे। एक्चुअली जो एंटीनाज होते हैं रिसीव करने वाले, उनके बारे में कहा जाता था कि जो लेंथ ऑफ एंटीना होना चाहिए, लेंथ ऑफ दैट एंटीना शुड बी नियरली 1/4 ऑफ वेवलेंथ। अगेन इसका भी डेरिवेशन बेस्ड है थ्योरी ऑफ स्टैंडिंग वेव के ऊपर। जो एंटीना सिग्नल्स को रिसीव करता है, थ्योरी उसमें ये लगती है कि उस एंटीना में स्टैंडिंग वेव बननी चाहिए कुछ, और उस बेस पर कुछ λ/4 का टर्म आता है जो नोड और एंटी नोड के बीच की सेपरेशन टाइप की चीज होती है। ना इमेजिन करो स्पीड ऑफ लाइट, ये इमेजिन नहीं करना, ये फैक्ट है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और हम एक नॉर्मल फ्रीक्वेंसी
30 हर्ट्ज पर कम्युनिकेशन चाहते हैं, 30 हर्ट्ज पर कम्युनिकेशन चाहते हो, लैम्डा की वैल्यू C/F के हिसाब से 10⁻7 मीटर। जो एंटीना चाहिए हमें, इस हिसाब से जो एंटीना चाहिए उसकी जो लेंथ चाहिए आपको, लेंथ ऑफ एंटीना रिक्वायर्ड विल बी दिस अपॉन 4, इसका 1/4 कर लेते हैं, 2.5 into 10⁻6 25 इंटू 10⁵ मीटर, यानी कि एक Yes. तरीके से 2500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आपके घर में इतना बड़ा एंटीना लगेगा जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक का, तब जाकर के कहीं कोई सिग्नल रिसीव होगा। प्रैक्टिकल है ये चीज? नहीं सर। नहीं सर। No, sir. डिसएडवांटेज था। यहीं पर फ्रीक्वेंसी 30 हर्ट्ज को बढ़ा करके 30 मेगा हर्ट्ज कर दो, 30 मेगा हर्ट्ज कर दीजिए। नाउ लैम्डा रिक्वायर्ड इज 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाय 30 मेगा हर्ट्ज, यानी 30 इंटू 10⁶। कितना हो गया ये? 10 10 मीटर। तो लेंथ अराउंड 2.5 मीटर चाहिए, फिर भी रीजनेबल है। ये तो रेडियो स्टेशन की बात हो रही है, 2.5 मीटर के आसपास। और 100 मेगा हर्ट्ज कर दीजिए, मतलब इसका 3 टाइम्स बढ़ा लो आप, तो 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो ये और 1/3 हो जाएगा। 1/3 हो जाएगा तो ये अराउंड 80 सेंटीमीटर के आसपास आ जाएगा, लेस देन 1 मीटर। और कभी भी नोटिस करिएगा एंटीना 1 मीटर से बड़े नहीं मिलते कभी, तो क्योंकि वो Yes, हम sir. 90-100 मेगा हर्ट्ज, रेडियो स्टेशन 90-100 मेगा हर्ट्ज के आसपास इसीलिए चलाए जाते हैं, और टेलीविजन वाले तो और हाई पे चलते हैं, 0 साइज एंटीना लगता है उसमें। तो 2 मेन रीजंस हैं हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के। एक, ट्रांसमिटिंग एंटीना पावरफुल होगा, दूसरा रिसीविंग एंटीना का साइज कम होगा। अब हाई फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन के एडवांटेज तो ये हैं, बट हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कैसे करोगे आप? क्योंकि बोल करके चिल्ला करके तो हम मेगा हर्ट्ज पर ही जा सकते, चिल्ला करके आप किलो हर्ट्ज में रहोगे, जितना मर्जी चिल्ला लो। तो एक्चुअल कम्युनिकेशंस जो होती है, एक्चुअल सिग्नल्स, अगर हम वॉइस सिग्नल्स की बात करें, अगर आप किसी वॉइस मैसेज की बात करो, वॉइस सिग्नल की, तो ये 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज के बीच का ही रहेगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो ये अराउंड मान लेते हैं 2000 हर्ट्ज है, एक नॉर्मल पर्सन की फ्रीक्वेंसी इतनी रहती है। चिल्ला ले तो अलग बात है, और हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं मेगा हर्ट्ज के ऊपर, मतलब किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेशन में चाहते हो मेगा हर्ट्ज, स्टेप अप करो इसको। जस्ट लाइक वोल्टेज को स्टेप अप करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी को स्टेप अप करते हैं। पहले स्टेप अप करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, और जहां रिसीव करना होगा वहां पर वापस स्टेप डाउन करेंगे फ्रीक्वेंसी, और यही प्रोसेस हमारे लिए कहलाता है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, 2 फैक्टर्स हैं। पूछे रहे कि मॉडर्न मॉड्यूलेशन, इसी से आता है। हाँ मॉडर्म इसी से, एक्चुअली मॉडर्म का नाम इसी से पड़ा। मॉड्यूलेशन करना क्या होता है इसमें? मॉड्यूलेशन का मतलब होता है किसी लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को किसी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ मिक्स कर दिया जाए। लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को मिक्स कर दें विद हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल, प्रोसेस कॉल्ड एज डीमॉड्यूलेशन, प्रोसेस कॉल्ड एज मॉड्यूलेशन। मिक्सिंग ऑफ लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल, LFS का मतलब हो गया लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल विथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव। और उल्टा कर लीजिए, फिल्टरिंग ऑफ, फिल्टरिंग मतलब बाहर निकालना, मिक्स कर दिया, उसके बाद उसको बाहर निकालेंगे।
तो filtering of low frequency signal from the high frequency wave is demodulation. मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर के साइड पर होगा, डीमॉड्यूलेशन रिसीवर के टाइम पर होगा। रेडियो के थ्रू समझना है तो मॉड्यूलेशन रेडियो स्टेशन वाले करेंगे और डीमॉड्यूलेशन आपके रेडियो की डिवाइस करेगी। सर डीमॉड्यूलेशन एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। डीमॉड्यूलेशन ये था, देखिए स्टेप अप स्टेप डाउन से समझिए, मैं फिर बोल रहा हूँ। डीमॉड्यूलेशन इज एक्सट्रैक्ट करो आप, extracting the original signal, extracting the original voice signal which was at low frequency out of high frequency wave. इसको ऐसे समझो, पैसे मतलब पैसे की वजह से कह लो आप, इकोनॉमी की वजह से, और जो बाकी डिस्टरबेंस है साइज ऑफ एंटीना उसकी वजह से। एक बार बताइए, इसको ऐसे समझो ना आप, एक हमने कोई वॉइस जनरेट की, अब वॉइस एज ए सिग्नल, और ये जो वॉइस हमने जनरेट की है ये 2000 हर्ट्ज पे जनरेट की, लेकिन इस वॉइस को किसी दूसरी प्लेस पर आप भेजना चाहते हो, कम्युनिकेट करना चाहते हो, और कम्युनिकेशन चाहते हो आप 30 मेगाहर्ट्ज पर। मतलब आप ये चाहते हो कि आपका जो वॉइस सिग्नल है वो 30 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर ट्रेवल करे। कैसे होगा ये चीज? तो हम क्या करते हैं, वॉइस एज ए सिग्नल को मिक्स करते हैं। इसको मिक्स कर दो आप किसी 30 मेगाहर्ट्ज अनदर सिग्नल, 30 मेगाहर्ट्ज अनदर सिग्नल, जिसको हम टेक्निकली नाम देते हैं कैरियर वेव, कैरियर वेव। और जो वॉइस आप भेज रहे हो, जब वॉइस एज ए सिग्नल विच इज बेसिकली योर मैसेज, जिस मैसेज को कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ये हमारे लिए कहलाता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल मतलब कि ओरिजिनल मैसेज जो लो फ्रीक्वेंसी का है। कैरियर वेव एक और तरीके की वेव है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की वेव है, जो एक कुरियर कंपनी का काम कर रही है कि आपके प्रोडक्ट को ये ले जाएंगे और जहां तक पहुंचाना था वो पहुंचा करके चले आएंगे। तो 30 मेगाहर्ट्ज पर आपका सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, रिसीवर एंड पर आपका वॉइस इस 30 मेगाहर्ट्ज सिग्नल के साथ जो मिक्स हो गया था, उस मिक्स वाले में से फिर से आपकी वॉइस को फिल्टर किया जाए। मतलब आप यूं कह सकते हो कि 30 मेगाहर्ट्ज प्लस 2000 हर्ट्ज एक साथ आगे जा रहे हैं, बट स्पेस में जो ट्रेवल कर रहा है वो 30 मेगाहर्ट्ज ट्रेवल कर रहा है। 2000 हर्ट्ज उस 30 मेगाहर्ट्ज सिग्नल के अंदर बैठ करके जा रहा है। अभी समझाते हैं कैसे होता है। 2000 हर्ट्ज का सिग्नल जो कि ओरिजिनल मैसेज है, ये एक तरीके से लिफाफे में बंद कर लीजिए, ऐसे समझिए लिफाफे में बंद हो गया। 30 मेगाहर्ट्ज लिफाफा है, उस लिफाफे के अंदर 2000 हर्ट्ज का वेव है। तो लिफाफा ट्रेवल कर रहा है, हमारा एनवेलप ट्रेवल कर रहा है। जब वो एनवेलप रिसीवर साइड पर पहुंचा तो हमने एनवेलप खोला, उस एनवेलप में से 2000 हर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी थी वो रिसीव की, और 30 मेगाहर्ट्ज व्हिच वाज लाइक एनवेलप उसको वापस रिटर्न कर दिया, उसको खत्म कर दिया वहां। तो एनवेलप के मॉडल से इसको समझ सकते हो कि हमें कोई चीज गिफ्ट भेजनी थी, तो गिफ्ट भले छोटा हो, मान ली 2 रुपए 5 रुपए का गिफ्ट भेजना है किसी को, आपको 10 रुपए गिफ्ट में भेजने किसी को, एनवेलप खरीदो 1000 रुपए का। आप सोचिए कैसा आपका इंप्रेशन पड़ेगा किसी मैरिज में जाओ, 51 रुपए देने हो, और कोई ऐसा जुगाड़ हो जाए कि एनवेलप 5100 रुपए वाला हो, उस एनवेलप में आपके 51 रुपए पड़े हो, और कोई बंदा हो जो उस एनवेलप को लेकर के जाए उस पर्सन के पास, उसमें से 51 रुपए निकाल के उनको दे दे,
और एनवेलप वापस ले आए। समझ पा रहे हो इसको? जी सर। यस सर। Yes, sir. तो जब पूरे रास्ते में तो वो एनवेलप दिखेगा ना लोगों को। 51 रुपए पहुंचे, ये किसको मालूम चला? भेजने वाले को। और रिसीवर को। बीच रास्ते में जितने लोग थे वो तो यही सोच रहे हैं कि भाई कमाल का बंदा है, 5100 रुपए भेज रहा है। ऐसा ही कुछ कम्युनिकेशन के साथ भी होता है, कुछ इसी तरीके का होता है कम्युनिकेशन। 2000 हर्ट्ज का वॉइस जनरेट किया, ये मुझे पता है, सुनने वाले को पता है, मुझे पता है 2000, सुनने वाले को पता है 2000। हम दोनों के बीच में जो चैनल है टीना को नहीं पता है। उसको नहीं मालूम, वो सोच रहा 30 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल जा रहा। तो मिक्स करना मॉड्यूलेशन है, और रिमूव करना मतलब लिफाफे में डालना मॉड्यूलेशन, लिफाफे से बाहर निकालना डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। और नीड इसकी क्या थी? अगर आपको लिफाफे वाला एग्जांपल ही समझना था तो आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप 51 रुपए देना चाहते हो लेकिन लिफाफा 5100 का लिया आपने? क्या जरूरत थी इसकी? ऐसा काम क्यों करोगे? बताइए। सर जो ले हाँ, जा वो रहा होगा उसने लिमिट सेट करी होगी किससे नीचे लिमिट नहीं, मतलब आपको इससे क्या मिला? बता, हम लोग को क्या मिला? अगर ऐसा काम हम लोग कर दे तो हमें क्या मिला उससे? एक सेटिस्फेक्शन, लोगों की नजरों में भौकाल मिला। भोकाल मिला, बहुत अमीर आदमी है। खैर, अब अच्छा सुनो, तो अब चैप्टर का न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। दो तरीके के सिग्नल्स होते हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ। एक सिग्नल हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेटिंग। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर ही आने हैं। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल का मतलब हो गया मैसेज, और जरूरी नहीं है कि मैसेज वॉइस के ही फॉर्म में रहे। मैं फिर बोल सकता हूँ, करंट सिनेरियो में मैसेज किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं। और दूसरा हमारा हो गया कैरियर वेव। जो हमारे मैसेज को लेकर के जाएगा, विच कैरीज द मैसेज। और इन दोनों को मिक्स करते हैं। अब जरा थोड़ा सा वेव चैप्टर पे चलो। जितनी भी वेव होती है, किसी भी टाइप की वेव होती है, उनकी एक फंडामेंटल इक्वेशंस होती है। तो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की एक फंडामेंटल इक्वेशन लिखी जा सकती है। अगर हम सिंपल हार्मोनिक वाले चैप्टर से रिलेट करें तो यू कैन राइट दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल विल बी एम्पलीट्यूड ऑफ अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल साइन ओमेगा ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल इनटू टी। कर सकते हैं इसको। सिमिलरली कैरियर वेव है, एक्चुअली प्रॉपर वेव की इक्वेशन में आगे माइनस के एक्स भी आता है, ओमेगा टी माइनस के एक्स का टर्म आता है। बट अभी सिंप्लिसिटी के लिए जरा के एक्स वेक्स को किनारे कर देते हैं, मान लेते हैं एक्स बराबर 0 है। और कैरियर वेव के केस में हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ कैरियर वेव इज वाई सी इक्वल टू ए कैरियर साइन ओमेगा कैरियर इंटू टी प्लस सम फेज डिफरेंस। नाउ अब ये पूरी टेक्निकल चीज है जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मतलब 12th लेवल पर नहीं पढ़ा पाएंगे आपको। पूरे 4 साल लगते हैं इसमें डिग्री ले लेनी है आपको। 4 साल के बाद मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। कुछ टेक्नोलॉजी इस तरीके की होती है, मतलब कुछ डिवाइसेस इस तरीके से प्रिपेयर की गई हैं जिनका काम होता है कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड, कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी और कैरियर वेव का फेज, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज। क्या करते हैं हम लोग? कुछ ऐसा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करो कि जो आपका ये वाला सिग्नल है इसकी वजह से एम्पलीट्यूड चेंज हो। फिर से सुनिएगा स्टेटमेंट,
इन दोनों वेव को मिक्स किया जाता है, बट ये मिक्सिंग उतनी आसान नहीं है जैसे कि आप दो लिक्विड मिक्स कर दो, उतना इजी मिक्सिंग नहीं है, बहुत टेक्निकल चीज है। करना क्या होता है कि जो मैसेज वेव है उसको मिक्स करते हो इस वाली वेव में, और मिक्सिंग 3 तरीके से की जा सकती है। फर्स्ट, इस मैसेज को कैरियर वेव में इस तरीके से मिलाया जाए कि एम्पलीट्यूड ऑफ अ कैरियर वेव डिपेंड ऑन द मैसेज। नहीं समझ में आया आपको? समझ गए सर। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। मतलब कैरियर वेव के कौन से पार्ट को मैसेज वेव के साथ मॉड्यूलेट कर रहे हैं। अगर आपका मैसेज वेव कैरियर वेव के एम्पलीट्यूड को मॉड्यूलेट कर रहा है, यानी इसके साथ मिक्स हो रहा है, ओनली विद एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर कैरियर वेव, अगर ये हमारा मैसेज वेव कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी से मिक्स हो रहा है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और सर अगर डायग्राम में समझा सकता है। डायग्राम नहीं बता पाएंगे, अच्छा बताते हैं हम आपको, अभी थोड़ा सा रुकिए, समझा रहे क्या करना है। ये जो नाम है ना, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इनका मतलब पहले समझते हैं। पहली बात तो आप मॉड्यूलेशन समझिए। मॉड्यूलेशन का मतलब होता है एनी वन पैरामीटर। अब हम मैथमेटिकल तरीके बता रहे हैं। इसके अंदर 3 पैरामीटर्स हैं, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज। इनमें से जिस पैरामीटर को मैसेज वेव के थ्रू चेंज करेंगे हम, वो टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन कहलाएगा। मतलब कि हमारा मैसेज वाला वेव कैरियर वेव के अगर एम्पलीट्यूड को चेंज कर रहा है तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। अगर हमारी मैसेज वेव कैरियर वेव की फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रही है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और अगर हमारा कैरियर मैसेज वाली वेव कैरियर वेव की फेज को चेंज कर रहा है, फेज मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन। अब आपको एक एक करके समझाते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ये भी रेडियो में आते थे, ऐसा नहीं है, अभी भी कुछ रेडियोज में आप देखोगे तो एएम आते हैं, विविध भारती चलता है इसके ऊपर, जिसमें वो वाले प्रोग्राम आते हैं। सर कभी कभी जैसे कार के रेडियो में भी फ्रीक्वेंसी आता है, स्कैन करने डाले तो कभी कभी एएम आते हैं। हाँ, कभी दबा सुनना सकते ध्यान हैं। से। सब मैच इसी पे आते हैं। हाँ, इलाहाबाद से इन्होंने फरमाइश की है, नागपुर से इन्होंने फरमाइश की है, 5-6 लोगों की फरमाइश लेकर के वो गाना गाते हैं। वो 60s-70s का गाना होता है कोई। नहीं, मैच अभी भी इस पे आते हैं। यस सर, आते हैं कभी कभी। बहुत धीमे बोलते होंगे ये लोग। हाँ सर, धीमे बहुत बोलते हैं, बाद में बहुत सुनाई देता है। एम्पलीट्यूड डिस्टरबेंस मॉड्यूलेशन, बहुत मतलब होती है। एएम चैनल सुनो तो धमाल मूवी याद आ जाती है, जिसमें वो गाइड कर रहा होता है इमरजेंसी में। बोलता है आप नहीं सर वो अपना करना, आप नहीं हेलीकॉप्टर कर पे रहे दो हो। बटन लगे प्राइवेट होंगे। प्लेन पे होते हैं तो वो कहते हैं इस बटन को नहीं दबाना है। नहीं, कितने आराम से बता रहा होता है। यस सर। देखो, अब सुनो, हम ये आपको नहीं समझा पाएंगे, हाथ जोड़ रहे हैं कि मैं नहीं समझा पाऊंगा कि भैया ये चीज होती कैसे, क्योंकि वो बीटेक नहीं कर रहे हैं। आपको सिर्फ इतना समझा सकते हैं कि इन दोनों वेव को मिलाया जाता है इस तरीके से कि जो एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव है उसके साथ आपका मैसेज वाला वेव ऐड हो जाए। अब अगर हमसे ये पूछोगे कि ये होगा कैसे, तो भाई किसी इंजीनियर से पूछो जा करके, जिसने इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग की हो, उससे पूछो, वो बता पाएगा। हमने अपना पूरा पूरा मैसेज वेव एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव के साथ मिला दिया, एंड देन साइन ओमेगा सी टी। अभी सिंप्लिसिटी के लिए फाई को 0 मानते हैं, जस्ट टेक 0 फेज डिफरेंस, और ये हम कहते हैं कि ये हमारे रिजल्टेंट वेव है। मतलब ये सुपरपोजिशन उस तरीके का सुपरपोजिशन नहीं है जो हम क्लास 11 में पढ़ते थे।
क्लास 11th में तो हमको ये बताया गया था कि जब दो वेव सुपर इम्पोज होती हैं तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए y1 प्लस y2, लेकिन ये सुपरपोजिशन थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का सुपरपोजिशन है। एक वेव को सुपर इम्पोज किया जा रहा है ओनली विथ एम्पलीट्यूड, नॉट विद द वेव। और ये पूरी चीज आपकी कहलाती है कंबाइंड वेव, और इसको बोलते हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये अंग्रेजी भी बड़ी अजीब है, पता नहीं यहाँ ING और यहाँ ED लगाने से क्या मिल जाता है इसको। तुम लोग शायद समझ सकते हो ना। नहीं सर, इतने अच्छे नहीं। मॉड्यूलेटिंग मतलब जिसको मॉड्यूलेट कर रहे होंगे। मॉड्यूलेटेड मतलब आउटपुट जैसा feel मॉड्यूलेटर होगा मतलब इससे। मॉड्यूलेट हो चुका है वो। हाँ, आउटपुट वैसा ही जैसे है है। ये। अपडेटिंग मतलब चल रहा है, Yes, sir. अपडेटेड मतलब हो गया। यस तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब हो गया, मॉड्यूलेशन हो 10th की क्लास याद आ गई। गया ना। यही सिग्नल जो होता है ये कम्युनिकेशन में चलता है, मतलब जो ट्रेवल करता है स्पेस में वो ये सिग्नल है ना। ये सिग्नल प्रोपोगेट होगा, ध्यान रखिएगा, यही चीज ट्रेवल करती है मीडियम में। अब इसको सिंप्लीफाई करें, अगर व्हाट्सअप कर देना, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें ट्रिग्नोमेट्री लगा करके, तो AC साइन ओमेगा CT प्लस बाकी का जो टर्म आएगा ना, सेकंड वाला टर्म आएगा, वो आपका आएगा AM साइन ओमेगा MT और साइन ओमेगा CT। उसको हम ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से CND फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ, वो कुछ ऐसा बनेगा AM/2 और शायद कॉस बनेगा ना, शायद साइन 2 साइन है, साइन भी बन रहा है, 2 यस साइन है, सर, साइन कॉस कॉस, शायद ये बनेगा ओमेगा C माइनस ओमेगा M इंटू T, और एक टर्म और रहेगी इसमें। एक बार देखो जरा, यही तो आएगा ना, जरा कंफर्म करना है। सर साइन C प्लस D माइनस बाई होगा 2 बीच में। होता है ना। माइनस होगा सर, बाई सर 2 बीच में। कहाँ भैया? तो बीच में सर लास्ट वाले टर्म से पहले। सेकंड दोनों टर्म और टर्म थर्ड के टर्म बीच के बीच। यहाँ पर नहीं नहीं सर, राइट में। तो सेकंड वाला टर्म है टोटल इसके पहले। सर ये तो कॉस सेकंड ओमेगा और थर्ड टर्म के ओमेगा बीच। एम C के प्लस बाद। ओमेगा M बाय। सर ये AC साइन ओमेगा C T के बाद जो प्लस है वो माइनस होगा। ओके, यहाँ पर माइनस होगा। तो आगे वाले में। नहीं सर, इसके बाद जो आगे है वाले। उसमें। अरे ठीक है, तो यहाँ माइनस कर दें। जी सर, हाँ ठीक है। हाँ सही कह रहे हो आप। एहसास करो कि इंजीनियरिंग कैसी होगी अगर तो ये कुल मिलाकर के ये वो सिग्नल है जो प्रोपोगेट कर रहा है। मतलब एक तरीके से अगर हम रेडियो का एग्जांपल दे रहे हैं, हालांकि रेडियो से एग्जांपल देना सही नहीं है, क्योंकि रेडियो स्टेशन करेंटली जो आप देख रहे हो वो FM है और हम लोग बात कर रहे हैं AM की। तो AM वाले रेडियो स्टेशन की बात करिए, मतलब उस रेडियो स्टेशन के एंटीना से जब सिग्नल निकला तो 3 सिग्नल्स निकलते हैं, उस एंटीना से 3 सिग्नल्स निकलते हैं, एक ये सिग्नल, एक ये सिग्नल और एक ये सिग्नल। 3 सिग्नल एक साथ प्रोपोगेट करते हैं मीडियम में। और थोड़ा सा पिक्चर के फॉर्म में देखना चाहते हो तो कुछ ऐसे दिखा सकते हो। जो हमारा ट्रांसमिटिंग TA स्टैंड फॉर ट्रांसमिटिंग एंटीना। तो ट्रांसमिटिंग एंटीना से 3 वेव निकल रही है,
अब थोड़ा सा कुछ विजुअलाइज करना होगा आपको। एक वेव निकली जिसका एम्पलीट्यूड AC है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी है। एक और वेव निकली जिसका एम्पलीट्यूड AM/2 है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम है। और एक और वेव निकली जिसकी एम्पलीट्यूड AM/2 है और फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम है। तो उस एंटीना से 3 वेव निकल रही है सर। तीन वेव प्रोपोगेट करती हैं और ये तीनों वेव रिसीवर के साइड जाएंगी, रिसीवर एंटीना के पास जाएंगी। सर ये टीए क्या है? ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिटिंग एंटीना रेडियो स्टेशन मान लीजिए, ये कोई टीवी का चैनल है। अभी तो चीजें काफी इम्प्रूव हो गई हैं, वरना पुराने टाइम पर क्या होता था, 2 प्रोग्राम्स एक साथ मिक्स होते थे। लिटरली हुए हैं, मतलब तुम लोग शायद कॉमेडी में देखे होगे, लेकिन हम लोगों ने एक्चुअल में देखा है कि भाई 2 प्रोग्राम, 2 चैनल्स के प्रोग्राम मर्ज हो गए कि एक में गाना आ रहा है, एक में स्वेटर कैसे बुने ये बताया जा रहा है। पहले आप यहाँ तक तो क्लियर हुआ है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में अगर क्वेश्चन पूछे हाउ मेनी वेव्स, हाउ मेनी फाइंड द नंबर ऑफ वेव एमिटेड बाय द ट्रांसमिटिंग एंटीना, उसका आंसर हो जाएगा देयर आर 3 वेव। भले इनकी फ्रीक्वेंसी अलग है लेकिन चलेंगे सब एक ही स्पीड पर, क्योंकि स्पेस कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो स्पीड सबकी सेम है। मतलब तीनों वेव एक साथ एंटीना से निकलेंगे और तीनों वेव एक साथ रिसीवर वाले एंटीना पे पहुंच जाएंगे। अब रिसीवर का काम क्या होगा, रिसीवर एंटीना का काम क्या होगा, क्या वो इन तीनों को रिसीव कर ले? सर फिल्टर करके वही ले जो ओरिजिनली वो कैरियर वेव चाहिए नहीं, उसको कैरियर वेव का कोई काम नहीं है, कैरियर वेव को रोक देगा। तो रिसीवर के एंटीना में डीमॉड्यूलेटर्स जो डिवाइस है वो लगाएंगे जिसका काम होगा इसे कैरियर वाली वेव को रोक देना, बाकी वेव को एब्जॉर्ब कर लेना, क्योंकि उसको मैसेज चाहिए था खाली। ये मैं हटा रहा हूँ यार, लेकिन इसकी नीड है, ध्यान रखिएगा, अभी वापस इसका जरूरत पड़ेगा। ये जो साइड वाले 2 वेव देख रहे हो, ये वेव और ये वेव, इनके नाम होते हैं साइड बैंड। 3 वेव चल रही हैं। इसको दूसरे तरीके से दिखाएं, अगर हम फ्रीक्वेंसी स्केल पे दिखाएं, जैसे नंबर स्केल होते हैं वैसे फ्रीक्वेंसी स्केल पे जाओ, तो इसी बात को फ्रीक्वेंसी स्केल पर रिप्रेजेंट करना हो तो ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देयर इज वन फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी, अनदर फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम, वन फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम। ओमेगा सी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड है वो AC है, इनके करस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड AM/2 है। तीनों वेव एक साथ प्रोपोगेट कर रही है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और ये जो साइड वाले हैं, फ्रीक्वेंसी स्केल के साइड वाले, इनको बोलते हैं USB, विच स्टैंड फॉर अपर साइड बैंड, अपर साइड बैंड। और ये LSB, लोअर साइड बैंड। और इनके बीच की जो डिफरेंस वैल्यू है इसको कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ कहा गया है, बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन। ये बहुत कॉमन टर्म है, कई बार सुनने में आता है लो बैंडविड्थ। अगर नेटवर्क खराब आता हो, स्पेशली इंटरनेट के टाइम पर, तो ये बड़ा कॉमन फ्रेज होता है यूज करने का कि बैंडविड्थ लो आ रही है। सर LSP का फुल फॉर्म क्या था? लोअर साइड बैंड और ये अपर साइड बैंड। पहले आप लोग पहले बताइए, ये स्टेटमेंट कभी सुनने में आया हो कि देयर इज लो बैंडविड्थ?
बिकॉज ऑफ यस सर आपकी क्लास में हो ऐसे जाता है है। कभी कभी। क्लास तो रहा है मेरे मिनट ही खराब है। तो बैंडविड्थ वर्ड मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको कि बैंडविड्थ लो है? मींस ये वेव और ये वेव काफी क्लोज फ्रीक्वेंसी पर है। बैंडविड्थ ऑफ कम्युनिकेशन का मतलब, देखिए कोई भी कम्युनिकेशन सिंगल फ्रीक्वेंसी पर नहीं होती। अब इसको ऐसे समझो आप, मतलब जैसे अगर हम रेडियो स्टेशन की बात करें तो वो चिल्लाए, भले चिल्लाते रहे 93.5 मेगाहर्ट्ज, तो ऐसा नहीं है कि उनका प्रोग्राम 93 पॉइंट मेगा, या अगर हम नॉर्मल मेरे से ही बात करें, एक नॉर्मल इंसान की बात करूं, जिंदा इंसान, कोई जिंदा इंसान आपसे बात कर रहा हो और वो ये कहे कि मैं 2000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा हूँ, क्या मान लोगे उसकी बात? क्या वो एग्जैक्टली 2000 फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा होगा? या ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ऐसा नहीं होगा कि कभी 2000 से ऊपर भी जाएगा, कभी 2000 से नीचे भी जाएगा? ऊपर नीचे भी होगा सर। सुनते नहीं हो वॉइस मॉड्यूलेशन वर्ड? हाँ सर, वो मूवी में देखा है, गले पे कुछ लगा लेते हैं, उसको कहते हैं वॉइस मॉड्यूल हो गई। मॉड्यूलेशन मीन्स व्हाट? तो आप ऐसा तो है नहीं कि अगर बोलना स्टार्ट करोगे तो एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पकड़ करके बोलोगे कि नहीं अब 2000 हर्ट्ज बोला गया तो 2000 हर्ट्ज की ही वॉइस निकालेंगे, 2001 नहीं करेंगे, 1999 नहीं करेंगे। ऐसा नहीं होता। एक्चुअली होता क्या है कि आप बोलोगे तो कुछ फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएगी, कुछ फ्रीक्वेंसी नीचे भी जाएगी। तो किसी भी कम्युनिकेशन में, चाहे आप बोलो चाहे वो रेडियो स्टेशन बोले, भाई सबसे नेचुरल कम्युनिकेशन तो यही है कि हम बोल रहे हैं। इससे ज्यादा बेटर कम्युनिकेशन चैनल कैसे कौन सा मिलेगा आपको? एक इंसान बोल रहा है, वो कम्युनिकेशन है। कोई भी पर्सन एक फिक्स फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेट नहीं करेगा, उससे जो भी आवाज निकलेगी वो उसकी एक सेंट्रल फ्रीक्वेंसी होगी। बट कभी कभी ड्यूरिंग कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी कुछ हाई भी हो सकती है और फ्रीक्वेंसी लो भी हो सकती है, जिसको पिच बोलते हो। जी। कभी आप कोई स्पीकर होते हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप के लोग बात कर रहे होते हैं और अचानक से चिल्ला पड़ते हैं, किसी की स्टोरी सुना रहे होते हैं अचानक से चिल्ला पड़ते हैं। कल को आप भी यहाँ पर पहुंच सकते हो, कल को आप भी करोड़पति बन सकते हो। उस समय उनकी वॉइस देखा करो जरा, कितनी हाई फ्रीक्वेंसी पे चली जाती है। तो इस बात से याद रखिएगा, इम्पॉसिबल है ये चीज इम्पॉसिबल है कि कोई भी कम्युनिकेशन एक सिंगल फ्रीक्वेंसी पे की जा सके। नहीं हो सकता, टोटली इम्पॉसिबल। कम्युनिकेशन हमेशा विद इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज होते हैं, विद इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, और जिस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन हो रही है उसी रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी को कम्युनिकेशन के बैंडविड्थ बोलते सर ये एक फ्रीक्वेंसी पे नहीं हो सकते, इसी का रीजन क्या हम लोग वो जो आपने बताया था शुरुआत में, नॉइस कह सकते हैं? हैं। नॉइज नहीं है ये प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली ही पॉसिबल नहीं है कि आप मोनोटोनस फ्रीक्वेंसी पे चलो, नहीं हो सकता। मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं आपको। जी। तो कम्युनिकेशंस आर ऑलवेज विद इन द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज विद अ सेंट्रल फ्रीक्वेंसी। रेडियो स्टेशन से याद करो, अगर वो कह रहा है कि 93.5 मेगाहर्ट्ज रेडियो मिर्ची, तो 93.5 मेगाहर्ट्ज सेंटर वाली फ्रीक्वेंसी है। यानी कि उस चैनल से जब स्टेशन उस रेडियो चैनल से जब प्रोग्राम्स आएंगे तो कुछ प्रोग्राम्स हो सकता है 93.8 मेगाहर्ट्ज पे हो सकता है कुछ प्रोग्राम्स 93.2 मेगाहर्ट्ज पे हो। वो एवरेजिंग बताते हैं कि एवरेज फ्रीक्वेंसी विल बी 93.5। समटाइम्स इट कैन बी हायर देन दैट, समटाइम्स इट कैन बी लोअर देन दैट। यस सर, वो कभी कभार रेडियो 93.45 पे भी मॉड्यूलेट हो जाता है। लॉजिकल सुनो ना, कैसे हो सकता है भाई? आप सुनिधि चौहान के भी गाने सुनोगे, लता मंगेशकर के भी गाने सुनोगे, और कौन कौन से गाने आजकल नए नए सिंगर्स आ गए हैं, सबके गाने सुनते हो, तो क्या सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है? सर उसी रेडियो स्टेशन पे सीरियल भी सुनाई दे रहे हैं, उसी रेडियो स्टेशन पे एडवर्टीजमेंट भी आ रही है। तो एक आपको नहीं लगता कि वो रेडियो स्टेशन का एक ही फ्रीक्वेंसी बार बार निकालेगा?
तो फिर सबकी आवाज एक जैसी होनी चाहिए थी। उसी पे बादशाह के गाने सुनो। समझ पा रहे कि नहीं इस बात को? यस सर। यस तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि वो स्टेशन एक ही फ्रीक्वेंसी पकड़ करके कम्युनिकेट करेगा भाई? फिर तो वो एक ही सिंगर के गाने सुने जिंदगी भर आपको। इसलिए रेडियो स्टेशन को, टीवी स्टेशन को, टीवी चैनल्स को कम्युनिकेट करने के लिए एक बैंडविड्थ दी जाती है कि ठीक है, उनको एक दायरा दे दिया जाता है कि भैया ऐसा है, ये आपकी लिमिट्स है, आप इससे कम फ्रीक्वेंसी पर कोई टेलीकास्ट नहीं करोगे और इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर कोई टेलीकास्ट नहीं करोगे। आपको एक रेंज दे रहे, जितने प्रोग्राम आपको भेजने हैं वो विद इन द रेंज भेजिए, क्योंकि अनलिमिटेड रेंज दे दोगे तो दूसरे चैनल वाले कहाँ जाएंगे? ये कुछ वैसा ही हुआ, एक खाली जमीन को कई सारे प्लॉट्स में डिवाइड करना है, तो क्या हम प्लॉट की मार्किंग नहीं करेंगे कि तुम्हारा प्लॉट कहाँ से कहाँ तक है? यस करेंगे सर। आदमी को प्लॉट कैसे बेचोगे? सर, ये आपने से जब रेजोनेंस करा रहे थे तब भी बताया था कि एक पर्टिकुलर रेंज के लिए बहुत मारामारी रहती है लेने ये की। मारामारी है, इस समय बहुत मारामारी है, कंजेशन आ चुका है, ट्रैफिक के तरीके से है, कंजेशन हो चुका है ये। सर लो बैंडविड्थ का मतलब जब लोअर रेंज से कम हो जाए कि नहीं, लो जब उस- बैंडविड्थ का मतलब ये हुआ ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम और ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम लगभग बराबर हो गए। लो बैंडविड्थ उसको बोलते हैं, बैंडविड्थ मॉडरेट होनी चाहिए कम्युनिकेशन के लिए। एक सर ऐसे सोचिए, अच्छा सुनो सुनो एक मिनट, एक और एग्जांपल दे रहे हैं। मान ले एज अ पर्सन हमारी टोटल विड्थ, एज अ पर्सन हमारी बॉडी की जो विड्थ है कुछ होगी 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर चौड़ा, विड्थ की बात कर रहे हैं। अब आपको कितना चौड़ा पैसेज चाहिए चलने के लिए? बताए। सर, अपनी विड्थ से ज्यादा ही। एकदम बराबर देते तो आइडियली तो जो आपके बॉडी की विड्थ है उतना पैसेज आपके लिए सफिशिएंट है यस सर। आइडियली। हिलेंगे डुलेंगे तो सर। भैया लेकिन प्रैक्टिकली चलने के लिए हिलना डुलना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा कुछ? यस तो थोड़ी ज्यादा विड्थ ऐसे समझो ना। आइडियली इस फ्रीक्वेंसी पर कम्युनिकेशन करनी है, लेकिन थोड़ी स्पेस तो दो उनको, ताकि कभी फ्रीक्वेंसी कम करके कम्युनिकेट करना चाहें और कभी फ्रीक्वेंसी बढ़ा करके कम्युनिकेट करना चाहें तो कर तो पाए वो। उसको बैंडविड्थ कह रहे हैं। तो ऑब्वियसली द बैंडविड्थ इज 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा एम। ओमेगा एम मैसेज है आपका, मैसेज वाली फ्रीक्वेंसी का डबल बैंडविड्थ, और ओमेगा सी कैरियर फ्रीक्वेंसी है जो कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट कर रही है। ये मेन कम्युनिकेशन है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? यस सर। यस सर। यस सर। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में देखिए, हमसे कहा जाए कि कोई एक रेडियो स्टेशन है। अच्छा, एनसीईआरटी वाले भी गजब है, टॉपिक का नाम रखा है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और जो एग्जाम्पल अंदर रखे हैं वो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के रखे हैं। गजब है भाई सब। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे कहा जाए 200 किलो हर्ट्ज, 200 किलो हर्ट्ज मैसेज is carried by 200 kilohertz message is communicated by a radio channel of 500 sorry 200 hertz कर दो यार, 200 hertz message is communicated by 500 और 5000 किलो हर्ट्ज। क्वेश्चन इस तरीके का आएगा,
तो 200 hertz message is communicated by 5000 kilohertz radio channel. What is bandwidth? तो bandwidth double of message frequency. So if your message is at 200 hertz, the bandwidth is 400 hertz. 400. सिंपल, मैसेज का डबल। और इसका मतलब क्या हुआ देखो, 200 hertz will be basically 0.2 kilohertz. So इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ, ये बच्चा एक काम करे, इसको हटा देते यार, 5000 बहुत बड़ा नंबर हो जा रहा है, जस्ट टेक 5। तो मतलब ये हुआ 4.8 किलोहर्ट्ज से लेकर के और 5.2 किलोहर्ट्ज, ओमेगा कैरियर प्लस ओमेगा एम, ओमेगा कैरियर माइनस ओमेगा एम, यानी कि इस रेडियो चैनल से कम्युनिकेशन विद इन दिस रेंज होगी। दिस इज द रेंज ऑफ कम्युनिकेशन बाय दैट चैनल। फ्रीक्वेंसी रेंज मतलब कि उस रेडियो चैनल से 4.8 किलोहर्ट्ज का भी वॉइस आ सकता है, 4.9 किलोहर्ट्ज की भी वॉइस आ सकती है, 5 की भी आ सकती है, 5.1, 5.2 कोई भी वॉइस कम्युनिकेट की जा सकती है। और इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम ऑफ दैट चैनल। और ये हमारी गवर्नमेंट एलोकेट करती है चैनल से। चैनल्स वाले गवर्नमेंट के पास जाते हैं, उनको बताया जाता है कि भाई आपका चैनल इस रेंज में चलना चाहिए। और इसीलिए कभी भी आप देखोगे दो रेडियो चैनल्स की फ्रीक्वेंसी काफी क्लोज नहीं हो सकती। जैसे 93.5 मेगाहर्ट्ज की अगर सबसे नियरेस्ट रेडियो चैनल देखो आप, 93.5 मेगाहर्ट्ज का नियरेस्ट रेडियो चैनल 92.7 है। इतना गैप क्यों रखा बीच में? आसपास के ऑक्यूपाइड एरिया तो मिक्सिंग ना हो जाए। मिक्स ना हो जाए। मतलब एक की फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम में दूसरा ना घुस जाए बीच में। तो इसको ऐसे समझते हैं, बैंडविड्थ के अंदर को ऐसे। सर इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं, क्योंकि सपोज जब कानपुर से लखनऊ जा रहे होते तो एकदम से दूसरा जानने लग जाता उसी फ्रीक्वेंसी पे। हाँ तो वो होगा ही, वो दूसरी चीज है, वो बता रहे हैं अभी क्या है, वो बता रहे हैं आप आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया पहुंच जाते हैं। जो मोबाइल से साइन होता है नंबर सर जैसे इलाहाबाद जाते हो कई बार दो अलग अलग स्टेशन का साथ में ही पकड़ने लगता है, साथ में ही दो अलग अलग को सुनाई पड़ने लगता है। वो सब रहेगा, नॉइज वॉइस मिक्सिंग। सुनिए पहले ये सुनो, पहले एक बात सुनो, जल्दी से खत्म करें इसको, तो रह जाए। एक बात सुनिए पहले, अभी इसने क्या पूछा था भूल गया। हाँ मैं ये कह रहा था, मान लो हमारी कंट्री, और ये भी कंट्री टू कंट्री है, पूरी एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है इसके लिए। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे ही पूरे दुनिया में एक इंस्टीट्यूशन तैयार किया गया है जो फ्रीक्वेंसी एलोकेट करते हैं कंट्रीज को, और कंट्री अपने यहाँ एलोकेट करती है। सपोज दैट हमारी कंट्री में, हम लोग की कंट्री में सपोज करते हैं कि 20 मेगाहर्ट्ज से और 100 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम इंडिया को एलोकेट हो गया। मतलब उस वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन ने इंडिया से ये कह दिया कि आप अपनी कंट्री में जितने मर्जी टेलीविजन चैनल खोलना चाहे खोल लीजिए, आप अपनी कंट्री में जितने रेडियो चैनल खोलना चाहते हैं खोल लो, लेकिन आपका कोई भी टेलीविजन चैनल और कोई भी रेडियो चैनल बिलो 20 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमिट नहीं करेगा और अबव 100 मेगाहर्ट्ज ट्रांसमिट नहीं करेगा। इसके बाहर की फ्रीक्वेंसी हम किसी दूसरी कंट्री को एलोकेट करते हैं। ठीक है, इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया कि ओके कोई दिक्कत नहीं, 20 मेगाहर्ट्ज से 100 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आपने हमारी कंट्री को दी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इंडियन गवर्नमेंट ने बिड के लिए अप्लाई किया, मतलब गवर्नमेंट है नहीं सॉरी, लोगों ने, कि चलिए जिसको जिसको रेडियो चैनल खोलना है सब लोग आइए।
अंबानी पहुंच गए, अडानी पहुंच गए, सब लोग पहुंच गए अपना रेडियो चैनल लेकर। गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि किसी भी रेडियो चैनल को 50 किलोहर्ट्ज से ज्यादा की बैंडविड्थ नहीं देगी। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि हम किसी भी रेडियो चैनल को बैंडविड्थ 50 किलोहर्ट्ज से ज्यादा नहीं देंगे। तो हमारी गवर्नमेंट कितने रेडियो चैनल खोल सकती है? किसी भी चैनल की फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज के नीचे नहीं जानी चाहिए और 100 मेगाहर्ट्ज के ऊपर नहीं जानी चाहिए, और किसी भी रेडियो चैनल की बैंडविड्थ 50 किलोहर्ट्ज नहीं होनी चाहिए। मतलब कि किसी भी रेडियो चैनल की जो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो 50 के अंदर रहे। नंबर ऑफ चैनल्स विच कैन बी अलाउड इन दिस कंट्री, फिर एकदम चिपक के चलेंगे सब तो सर 1600। 1600 होंगे। यस सर। यस सर। आप स्टार्ट करिए 20 से, स्टार्ट फ्रॉम 20 मेगाहर्ट्ज। सिंप्लिसिटी के लिए इसको 500 कर लेते हैं, चलो 500 किलोहर्ट्ज कर ली, मतलब कि हाफ मेगाहर्ट्ज हो गया। तो पहला चैनल कहाँ होना चाहिए? बैंडविड्थ मतलब ये है 20.5। सुनिए, तो 20 से 20.5 का सेंटर पॉइंट पहला चैनल होगा, चैनल 1। यानी चैनल वन फर्स्ट चैनल कैन ऑपरेट एट 20.25 मेगाहर्ट्ज, बिकॉज बैंडविड्थ लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड का सेंटर पॉइंट है। सॉरी, ये ओमेगा सी जो है बैंडविड्थ का मिड पॉइंट है। तो पहला चैनल अपना जब एडवर्टाइजमेंट भेजेगा तो ये कहेगा एंजॉय द म्यूजिक एट 20.5 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, स्टे ट्यून्ड। अगला चैनल 20.5 से 21 के बीच में आएगा, जिसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 20.75। इस हिसाब से कितने चैनल बनेंगे 100 मेगाहर्ट्ज तक जाते जाते? बताइए। 0.5 के इंटरवल्स में डिवाइड करते जाओ, कितने इंटरवल्स बनेंगे 0.5 के? 0.5 यहाँ पर, 0.5 यहाँ पर, बताएं। बीस मेगाहर्ट्ज से लेकर के 100 मेगाहर्ट्ज तक जाना है, 0.5 के इंटरवल 162। 20 से 20.5 पहला चैनल, 20.5 से 160 होगा मुझे। 160 होगा ना, 62 नहीं है। यस सर, 160 यस सर, होगा। 160 होगा। 62 तब होगा जब 20 और 100 भी काउंट कर दोगे। एक्सट्रीम अगर काउंट करे तब इनको नहीं कर 162 सकते ना, होगा। यस इनको सर, कर वो सकते। नहीं कर सकते। उनको हटाना है। क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी हम जब बोलते हैं कि इस चैनल की ये फ्रीक्वेंसी है, तो हम बेसिकली ओमेगा सी बोलते हैं। यस सर। तो अगर यहाँ पर किसी का ओमेगा सी है तो उसका लोअर साइड बैंड तो दूसरी कंट्री में चला जाएगा। यस सर। पाकिस्तान एंजॉय करेगा उसको, इंडिया का चैनल पाकिस्तान वाले सुन रहे हैं। ये सब क्वेश्चन मेंस में आते हैं। दूसरा, अब एक चैनल वाला ये गया, एक चैनल वाला अपनी एप्लीकेशन लेकर के गवर्नमेंट के पास गया कि भाई साहब देखो ऐसा है, मेरा जो मैसेज है ना वो ड्यूअल फ्रीक्वेंसी का है, ड्यूअल फ्रीक्वेंसी मैसेज है मेरे पास। ये कोई एक चैनल वाला गया जा करके बोला, और एक्चुअली कई चैनल वाले बोलते हैं, उनको पता है, उन चैनल वालों को ये बात पता होती है कि हाईएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का मैसेज हमारे पास क्या आ सकता है और लोएस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का मैसेज क्या आ सकता है। तो कोई एक चैनल वाला गया और उसने कहा कि जो हमारे पास मैसेज है, जिस मैसेज को हम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, हम एक मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहते हैं
और वो मैसेज ऑडियंस में भेजना चाहते हैं, लेकिन जो मैसेज हमारे पास है वो दो है, दो मैसेज हैं। एक मैसेज एक मैसेज 5 किलो हर्ट्ज पे है और एक मैसेज आपका 8 किलो हर्ट्ज पे। और उस चैनल ने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की कि हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं 50 मेगा हर्ट्ज पर। अप्रूवल मिल गई इनको। इस चैनल की बैंडविड्थ क्या बोलोगे? बैंडविड्थ ऑफ दिस चैनल 16 जो हाई फ्रीक्वेंसी मैसेज है उसको देखिए आप। हाई वाली। हाँ, 16 किलो हर्ट्ज की बैंडविड्थ होगी, क्योंकि बैंडविड्थ 2 टाइम्स ऑफ मैसेज फ्रीक्वेंसी। बट अगर मैसेज में ही फ्रीक्वेंसी वेरिएशन है, अगर हमारा मैसेज ही कई सारी फ्रीक्वेंसीज का है, तो उन मैसेजेस में जिस मैसेज की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका डबल हमारा बैंडविड्थ होना चाहिए। आई बात समझ में? यस सर। यस। जीत हो गया चैनल्स की कहानी। अब कुछ टर्म्स आते हैं इसमें, और वो टर्म्स क्या हैं? इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, साइड बैंड फ्रीक्वेंसी निकालने का क्वेश्चन आता है। साइड बैंड फ्रीक्वेंसी इज सिंपली कैरियर फ्रीक्वेंसी प्लस मैसेज फ्रीक्वेंसी, या फिर कैरियर फ्रीक्वेंसी माइनस मैसेज फ्रीक्वेंसी। कुछ टर्म्स डिफाइन करने को आते हैं। पहला है मॉड्यूलेटिंग इंडेक्स या फिर मॉड्यूलेशन इंडेक्स, स्मॉल m। फर्स्ट टर्म इज मॉड्यूलेशन इंडेक्स। अभी ये तो याद रहेगा आपको कि फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन जो हो रही है उसमें क्या क्या चीजें चैनल्स को दी जाती हैं। चैनल के थ्रू याद करोगे तो हमेशा याद रहेगा, किताब से पढ़ के ऐसे सोचोगे तो नहीं आप समझ पाओगे कभी। किसी भी रेडियो चैनल को दिमाग में बिठा लीजिए, वो ओमेगा सी है, और थोड़ा दाएं बाएं हो जाता है, तो जो दाएं बाएं हो जाती है फ्रीक्वेंसी वो साइड बैंड्स है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स डिफाइंड एज एम्पलीट्यूड ऑफ योर मैसेज वेव अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर वेव। दिस इज डिफाइंड एज मॉड्यूलेशन इंडेक्स, स्मॉल m। amplitude of message wave to the amplitude of carrier wave। And it can never be more than 1, cannot be more than 1, क्योंकि अगर 1 से ज्यादा हुआ तो ये तभी होगा जब AM AC से बड़ा हो, और अगर ऐसा हुआ कि AM AC से बड़ा हो जाए, अगर AM मोर देन AC हुआ तो कभी ना कभी तो साइन ओमेगा टी -1 होगा ही। टाइम की कोई तो ऐसी वैल्यू आएगी ही जहां पर साइन ओमेगा टी -1 आ जाए। और अगर AM की वैल्यू AC से बड़ी हुई तो इसका मतलब आपके मॉड्यूलेटेड सिग्नल में नेगेटिव एम्पलीट्यूड है। नेगेटिव हो जाएगा। ये कहीं से मतलब कोई इसका मतलब नहीं है, सेंस नहीं है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड नहीं हो सकते। यस सर। And therefore modulation index cannot be more than 1। A possible question for assertion reason: why can't we have modulation index more than 1? Answer: the modulated signal will have negative amplitudes। उसके बाद आता है सबसे खतरनाक पार्ट। सबसे खतरनाक पार्ट ये आता है, और इसके ऊपर भी क्वेश्चन है, मतलब मेंस वाले रुला ही देते हैं बिल्कुल सेट पर। वो कहते हैं इसका ग्राफ बनाओ, वेव फॉर्म बनाओ। अजीब है।
इतना समझ आ नहीं रहा, वेव फॉर्म कहाँ से बनाते हैं? वेव फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैसा? देखिए जो हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल था ना, उसकी इक्वेशन क्या थी? मॉड्यूलेटेड, तो वो थी AC प्लस AM साइन ओमेगा MT, और इसके आगे था साइन ओमेगा CT। मुझे जहां तक याद है ऐसी चीजें हम शायद पहले कभी बता चुके हैं कि इस टाइप के ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। और एनवलप्स के कंसेप्ट है, मैथ के एनवलप का कंसेप्ट। सर वो डैम्ड LCR एक बार आप जब बता एक रहे बार थे देखिए, DC हाँ, में तो अगर y, हाँ ये बता चुका हूँ, y इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाना होगा, तो आप साइन ओमेगा टी के पहले y बराबर 2 का ग्राफ बनाए। पहले आप ग्राफ बनाइए y बराबर 2 प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू 2, y इक्वल टू माइनस 2, एंड विद इन दिस लाइन y साइन ओमेगा टी का ग्राफ बनाए। एक्चुअली साइन ओमेगा टी के जो पहले वाला टर्म है, दिस इज कॉल्ड एनवलप ऑफ दैट ग्राफ। ऐसे ही अगर आपको y इक्वल टू 4e टू दी पावर माइनस टी एंड देन साइन ओमेगा टी लिखा हो, एंड ग्राफ चाहिए आपको कि इसका y और t का ग्राफ है, तो फर्स्ट मेक द ग्राफ ऑफ दिस पार्ट, साइन ओमेगा टी के पहले वाली चीज का ग्राफ बना। वो 4 से स्टार्ट होगा और 0 की तरफ जाएगा, और -4 से स्टार्ट होकर के यहाँ तक आएंगे। यही डैम्प ऑसिलेशन बताया गया था इसमें। यस यस और इसके अंदर साइन ओमेगा टी होगा। इस तरीके का ग्राफ डैम्प ऑसिलेशन का। तो ये पहला फैक्टर एनवलप है, दूसरा फैक्टर एनवलप के अंदर का ग्राफ। तो ऐसे ही ये भी है, ये पोर्शन हमारा एनवलप है और उसके अंदर साइन ओमेगा CT है। तो पहले एनवलप का ग्राफ आएगा, वो है AC प्लस AM साइन ओमेगा टी। उसकी हाईएस्ट वैल्यू AC प्लस AM एंड लोवेस्ट वैल्यू AC माइनस AM। और between the highest and lowest value it will be a graph of sine function with the average value AC. टाइम पीरियड क्या होगा इसका, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने का टाइम। और ये ग्राफ साथ साथ बनाइएगा थोड़ा बड़ा, अगर नोट्स बना रहे हो तो, अगर लेटे बैठे हो रजाई के अंदर फिर तो अलग बात नहीं। कितना है ये जो एक साइकिल कंप्लीट किया है, दिस टाइम पीरियड विल बी 2 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ मैसेज, क्योंकि ये इस चीज का ग्राफ बन रहा है। और ये ग्राफ पलट करके भी बनेगा, क्योंकि बाहर का जो साइन ओमेगा CT है ये कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा। तो एनवलप कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, यानी यही ग्राफ आप पलट भी दोगे ऐसे। इतना ग्राफ बनाया पहले? यस सर बन रहा है। क्या हालत हुई है। ये वेव जहां पर आता है वहां प्रदान करता है, कहीं किसी चक्कर में
पिक्चर बाकी है भी। अब ना इसके अंदर अभी तो ये भी एनवेलप बना है, एनवेलप लिफाफे के अंदर जाना है। लिफाफे के अंदर साइन ओमेगा सी और ओमेगा सी ज्यादा है, कैरियर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। ये तो मैसेज की फ्रीक्वेंसी थी जो किलो हर्ट्ज में थी, कैरियर फ्रीक्वेंसी मेगा हर्ट्ज में। तो इस एनवेलप के अंदर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का ग्राफ, ध्यान से देखा, अगेन साइन फंक्शन, बहुत बहुत रैपिडली, बहुत ही रैपिड साइन फंक्शंस बनेंगे इसके अंदर। आपको शायद इस मोबाइल स्क्रीन पे दिख भी नहीं जाएगा, इस तरीके के साइन फंक्शंस हैं। इतने जिगजैग ग्राफ होंगे जो एक तरीके से क्रिकेट में यूज करते हैं कंफर्मेशन की बैट ने बॉल को हिट किया या नहीं किया, जब रिव्यू लेते हैं कॉट बिहाइंड का। ये जो अंदर के ना जिगजैग साइन फंक्शन है, ऊपर भी साइन फंक्शन है, अंदर भी साइन फंक्शन है, लेकिन अंदर वाले साइन फंक्शन की पीरियोडिसिटी कितनी होगी? इनसाइड के साइन फंक्शंस का टाइम पीरियड अंदर वालों का, हाँ, मतलब जितनी देर में आपका एनवेलप का एक साइकिल पूरा होगा, एनवेलप का एक साइकिल जितनी देर में पूरा होगा उतनी देर में अंदर 1000 नंबर ऑफ साइकिल्स होंगे। तो ये भी क्वेश्चन बनाते हैं, यही वाला ग्राफ उठा करके दे देते हैं। और दिस ग्राफ कैन बी यूज्ड, this graph can be used to find out omega m and omega c। एनवेलप के टाइम पीरियड से ओमेगा m मिलेगा और इनसाइड द एनवेलप जो ग्राफ है उसके टाइम पीरियड से ओमेगा c मिलेगा आपको। और ओमेगा m ओमेगा c जब मिल जाएंगे तो बैंडविड्थ मिल सकती है, अपर साइड बैंड, लोअर साइड बैंड, सब कुछ कैलकुलेट किया जा सकता है। तो ये भी एक पार्ट ऑफ न्यूमेरिकल है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो कि AM बाई AC है, कह सकते हैं कि ये AM प्लस AC और AC माइनस AM, क्या कह सकते हैं कंपोनेंट डिविडेंड रूल से? यस सर। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैन आल्सो बी रिटन एज मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या बल्कि एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटेड सिग्नल, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ कंपोनेंडो डिविडेंडम भी फिर उस साइड भी तो करते हैं, एम के साथ भी तो होगा। नहीं भैया, एक ही साइड होता है। तो दोनों साइड होता है, दोनों साइड होता है पक्का? सर वहाँ पे m+1 अपॉन m-1 हो जाना चाहिए। यस सर। ओके, हाँ, राइट राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ गलती हो गई है। मतलब दिस इज 1 + m अपॉन 1 - m। maximum amplitude of modulated signal upon minimum amplitude of modulated signal। इसमें जो लोग फंसते हैं ना खाली लैंग्वेज की वजह से, मॉड्यूलेटिंग और मॉड्यूलेटेड, AM मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग, मॉड्यूलेटिंग अपॉन कैरियर, मॉड्यूलेटिंग अपॉन कैरियर, और मॉड्यूलेटेड देयर इट इज 1 + m / 1 - m। एग्जाम प्रेशर में मॉड्यूलेटिंग मॉड्यूलेटेड सब एक जैसा दिखता है। सर आपने जो मैक्स और मिन लिखा इसमें दोनों में मॉड्यूलेटेड होगा ना? हाँ हाँ, ये चीजें, मतलब ये जो वेव है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू,
यहाँ भी मॉड्यूलेटेड है, यहाँ भी मॉड्यूलेटेड है। ठीक है, यस यस सर। सर। अभी पीवाईक्यू भेजेंगे तो उसमें लगाना है, इसके भी क्वेश्चन मिलते हैं। एंड फाइनली आता है पावर। फाइनल इज पावर। देखिए ये जो एम्पलीट्यूड्स मैं लिख रहा हूँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक्चुअली ये सारे सिग्नल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। आप बोलो चाहे आपका मैकेनिकल वॉइस है, कम्युनिकेट वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ही जाएगा। फोटोग्राफ भेजो, आप सोचोगे कि हमने तो पिक्चर भेजी है, जाएगा वो कम्युनिकेट होगा वोल्टेज के फॉर्म में। तो ये एक्चुअल में ये दीज आर वोल्टेजेस एंड एक्चुअली दीज आर ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। सो टोटल पावर ऑफ कम्युनिकेशन। तो अभी हमने एक डायग्राम इरेज कर दिया है जिसमें हमने कहा था कि ट्रांसमिटिंग एंटीना से तीन वेव निकलती है, मतलब कि तीन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज निकलते हैं, 3 ऑल्टरनेटिंग वोल्टेजेस। और ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स में पावर जब कैलकुलेट करने का टाइम आता था, पावर इन ऑल्टरनेटिंग सर्किट्स, IRMS ले या V²/R, बट VRMS लो। तो हमारे पास एक वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड AC था, अपॉन √2 RMS हो गया अपॉन R। एम्पलीट्यूड को वोल्टेज सोच करके देखना है। एक वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड AM/2 था, तो उसका RMS अपॉन R। और एक और वेव थी जिसका एम्पलीट्यूड AM/2 था, इंटू 2। और AM को लिख सकते हैं मॉड्यूलेशन मल्टीप्लाइड बाय AC, AM मॉड्यूलेशन इंटू AC। कुल मिलाकर के ये कुछ ऐसा बन जाएगा, AC²/2R प्लस AM इज मॉड्यूलेशन इंटू AC। AC²/2R यहाँ भी आएगा, साथ में शायद 1/8 का टर्म आएगा, मतलब M²/8 का फैक्टर शायद आना चाहिए, M²/4 का टर्म है, नहीं 2 का आएगा। AM को MAC रखेंगे तो M² AC² वहाँ 2√2 का स्क्वायर हो गया 8, ऊपर 2 2 का 2 आएगा, 2 आएगा। 2 आएगा। ये है पावर ऑफ कैरियर वेव, पावर ऑफ कैरियर वेव। सो पावर टोटल इज पावर ऑफ अ कैरियर वेव, जिसको कॉमन ले लेते हैं, और 1 + M²/2। इसका भी न्यूमेरिकल आता है। सर सेकंड वाले टर्म में इंटू 2 भी तो था। उसी की वजह से यहाँ 2 है। सर वो 2R वाला 2 कट जाने चाहिए उसकी जगह। सही है मेरे ख्याल से भाई। सर सही है, नीचे सही है 8 सर। आएगा इंटू 2 तो 4 हो सही है जाएगा। सही है आंसर के बाद 4 हो जाएगा। तो एज एग्जांपल, a radio station emits 30 kilowatt power with modulation index of half. Find power of carrier wave and power of side bands. ये क्वेश्चन है।
तो टोटल पावर गिवन है 30, कैरी अपॉन 9 है। अस्सी बाई 3 नियरली 27 के आसपास आएगा सर। ऑलमोस्ट उतना ही आएगा ना आपसे। नहीं 3 बस ऐसे ही पड़ेगा। यानी 27 किलोवाट कैरियर पावर है। इसका मतलब साइड बैंड्स में सिर्फ 3 किलोवाट है। साइड बैंड बॉडीगार्ड के तरीके से काम करते हैं, खाली कैरियर वेव के बॉडीगार्ड से। तो बॉडीगार्ड की क्या पावर होगी? जो पावर है वो बीच वाले आदमी की होगी जो चल रहा है। Majority of power is with the carrier wave, which is at the high frequency. लास्ट में किया था यार लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन। जिसको स्पेस वेव कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन या स्पेस वेव कम्युनिकेशन, ये क्या चीज है? लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन होता है कम्युनिकेशन बिटवीन डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन टू टावर्स। मीन्स अर्थ के ऊपर मान लीजिए कहीं पर एक टावर इंस्टॉल किया जाए, मोबाइल टावर ही मान लेते हैं इसको। तो जो आपको ये तो आइडिया होगा कि जो मोबाइल कंपनीज होती हैं वो एक रेगुलर डिस्टेंस पर टावर्स लगाती रहती हैं ताकि उनके नेटवर्क कनेक्टिविटी बनी रहे। क्या रीजन है इसका? अगर वो सिंगल टावर लगा दे अपने घर में, कि बीच बीच में टावर्स क्यों लगाए जाते हैं? भाई बहुत रिमोट एरियाज में चले जाइए, गांव में चले जाइए तो नेटवर्क गायब हो जाते हैं, उनको वहां मोबाइल कंपनी ने टावर लगाई नहीं। तो ये जो मल्टीपल टावर्स लगाते हैं इनका काम क्या है? ये जो वही ट्रांसमिट कराते रहते हैं रेगुलरली। मतलब ये भाई मैराथन वाला है, जैसे मैराथन में नहीं होता है मसाल लेकर के एक आदमी दौड़ा, थोड़ी जैसे देर बाद पास करते रहते हैं मैसेज। पास करते जाइए। हाँ, तो एक टावर लगाया, एक और टावर लगा दो यहीं पर कहीं। इसमें एक रिसीविंग टावर है, एक ट्रांसमिटिंग टावर है। मैराथन वाले से समझना, एक आदमी मसाल लेके दौड़ा, दूसरे को पास किया, दूसरा वाला दौड़ा, तीसरे को पास किया। तो ये टावर दूसरे टावर को सिग्नल भेजेगा, ये टावर आगे वाले टावर को सिग्नल भेजेगा। टावर टू टावर, टावर टू टावर सिग्नल जाएगी। मतलब एक तरीके से बीच बीच में कैटलिस्ट का काम कर रहे हैं हम। रिएक्शन का रेट स्लो ना पड़े, बीच बीच में कैटलिस्ट डालते रहिए। तो क्वेश्चन पूछते हैं कि दोनों टावर के बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, मतलब एक टावर से कितनी दूर दूसरा टावर लगाओ आप। क्वेश्चन उसका है व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन, ये डिस्टेंस निकालने को देते हैं हमें, फाइंड दिस डिस्टेंस। ये जो टावर है इसकी हाइट h1 मान लेते हैं, ht ट्रांसमिटिंग टावर, और ये hr रिसीविंग टावर। हालांकि दोनों सेम साइज के ही होते हैं,
ट्रांसमिटिंग टावर और रिसीविंग टावर के बीच की हाइट, सॉरी बीच में डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे का? ये जो टावर्स होते हैं, कभी भी नोटिस करोगे ना, इवन एयरपोर्ट्स वगैरह पर भी इनके टॉप पर ब्लिंक करते रहते हैं, यहाँ पर ब्लिंकिंग होती है, यहाँ से सिग्नल निकलते हैं। क्रिटिकल केस वो होता है जिसमें कोई सिग्नल अर्थ के सरफेस का टेंजेंट बन जाए और वही सिग्नल टेंजेंशियली अर्थ को टच करके आगे जाए, और कोई दूसरा टावर उसको लपक ले। सिग्नल का लॉस नहीं हुआ हमें, कोई सिग्नल लॉस नहीं हुआ इस केस में। एक टावर का सिग्नल निकला, वहां पहुंच गया। हाँ, कुछ सिग्नल्स तो लॉस होंगे आपके, बिकॉज कुछ सिग्नल्स ऐसे भी होंगे जो अर्थ पर गिरेंगे और रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, वो इस टावर पे नहीं पहुंचेंगे, तो वो तो लॉस होना है। बट ये क्रिटिकल केस है, एटलीस्ट यहां लगा दो टावर, क्योंकि अगर यहां नहीं लगाओगे तो क्या होगा, इससे कम से कम एक सिग्नल तो पकड़ पाओगे, एटलीस्ट एक सिग्नल पकड़ लेंगे, वरना पूरा Yes. वेस्ट हो जाएगा। वरना एक भी सिग्नल नहीं मिलेगा। यहाँ वाले अर्थ पे आ गए और बाहर वाले ऊपर से निकल गए, ना ये सिग्नल पकड़ पाया ना ये सिग्नल पकड़ पाए। कम से कम इतना टावर लगाओ आप, इतनी डिस्टेंस पे टावर होना चाहिए ताकि टेंजेंशियल सिग्नल कैच कर ले। एक भी सिग्नल पकड़ में आ जाएगा तो इसके अंदर एम्पलीफायर्स होते हैं, वो सिग्नल को फिर एम्पलीफाई करते हैं, बूस्टर डोज लगती है उसमें, उस टावर में बूस्टर का काम करते हैं, फिर बूस्ट कर देते हैं इसको, फिर सिग्नल मजबूत हो गया, पावरफुल सिग्नल, फिर वो आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। हमें ये डिस्टेंस निकालनी है यार, ये यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को dt कह रहे हैं और ये डिस्टेंस को हम dr कह रहे हैं, और ये पॉइंट टेंजेंट है। थोड़ी सी मैथ, सो कॉल्ड अर्थ स्फेरिकल है, टावर एक रेडियल लाइन पे होगा क्योंकि टावर अर्थ पे, अब पीसा की जितू ही मीनार की तरफ लगाते नहीं है, सीधा वर्टिकल रेडियल। सो दिस इज सेंटर ऑफ अर्थ, दिस इज टेंजेंट, रेडियस ये r, ये 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये कह सकते हैं r प्लस दिस h का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर dt का स्क्वायर। आ रहा है समझ में? Yes, sir. r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 2r ht प्लस ht स्क्वायर बराबर dt स्क्वायर। किसी भी मोबाइल कंपनी के टावर की हाइट क्या हो सकती है, उनको रिपेयर भी करना होता है, ध्यान रखना। कितने किलोमीटर का टावर लगाओगे? 20 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 500 किलोमीटर का टावर, कितनी हाइट का टावर होगा? सर 500 मीटर के करीब का, मतलब लेस देन 1 किलोमीटर। यस सर। हाँ, रेडियस 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर के सामने 1 किलोमीटर से छोटी वैल्यू की क्या होगा? नेगलेक्ट कर दें? Yes, sir. यस सर। So dt is approximately root of 2r ht. By similar arguments, dr root of 2r height of receiving tower, और दोनों ऐड कर दूं,
दोनों ऐड कर दो. दिस इज द हाईएस्ट, दिस इज कॉल्ड distance between the two towers. dt plus dr known as distance between the two towers under line of sight communication. इसका भी क्वेश्चन आता है. And the last article is coverage area of tower. Number you are trying is out of coverage area. कवरेज एरिया का जो मैसेज मोबाइल वाले चिल्लाते रहते हैं इसका मतलब क्या है? द नंबर यू आर ट्राइंग इज आउट ऑफ द कवरेज एरिया. उनका कहना होता है कि जो टावर आपके मोहल्ले में लगा है उसकी एक लिमिटेड कवरेज एरिया है और जिससे आप बात करना चाह रहे हैं वो उससे बाहर है. समझ पाए इसको? यस सर. Yes. तो कवरेज एरिया होगा कैसे यार? मतलब जो टावर्स होते हैं उनकी सर्टेन हाइट होगी. मान ले h हाइट का टावर है, टिप ऑफ द टावर h हाइट पर है मान लेते हैं. कवरेज एरिया कैसे होगा? वैसे तो ये टावर 3 डायमेंशंस में सिग्नल भेजेगा बिकॉज पॉइंट सोर्स है. आप रहते तो सर्कुलर मतलब ऐसे. हम लोग रहते तो अर्थ के ऊपर है ना, हवा में तो रहते नहीं है. हवा में उछल करके कभी कभी देखो आप, कई लोग क्या होता है जब टावर नहीं होता तो छत पे चढ़ जाते हैं, पेड़ पे चढ़ जाते हैं, सिग्नल नहीं आ रहे तो ऊंचाई पे चले जाते हैं. एक्चुअली सबसे लिमिटिंग सिग्नल वो है जो अर्थ का टेंजेंट बने. ये लिमिटिंग सिग्नल हुआ है. ये लिमिटिंग सिग्नल इधर भी आएगा. तो जितने लोग इस लिमिटिंग सिग्नल्स के बीच में हैं ये वो खुश नसीब लोग हैं, ये वो किस्मत वाले लोग हैं जिनको प्रॉपर सिग्नल मिलेंगे. और जो लोग इस टेंजेंट के बियॉन्ड, जिनका घर है, जिनकी लोकेशन बियॉन्ड टेंजेंट है, समझ पाए Out of इसको? coverage area. आउट ऑफ नेटवर्क कवरेज एरिया. पर सर अर्थ इतनी बढ़ेगी जब तक दूसरे टेंजेंट की जगह आएगी तब तक तो बहुत सारा कवर हो जाएगा और सारे इसीलिए तो टॉपिक टावर से रिपीट करते हैं, रिपीटर्स लगा जाते हैं. टावर, एक टावर के बाद अगला टावर लगाते रहते हैं ताकि भाई, इसीलिए करे जाते हैं. एक सिंगल टावर से हो नहीं सकता. वो या तो होता, फिर या तो टावर आप 200-250 किलोमीटर लंबा लगाएं तो आप सिंगल टावर से कवर कर सकते हो. तो उससे अच्छा सैटेलाइट में छोड़ दें. ऐसा टावर लगाने से अच्छा है सैटेलाइट लॉन्च कर दो. तो हमें ये एरिया बताना होता है कि ये कितना एरिया है. ये एरिया तो अगर हमारे सेंटर ऑफ अर्थ से ये टेंजेंट मिलाएं और ये लाइन मिलाएं और ये थीटा एंगल बन रहा हो और इधर भी थीटा बने. एक बार किसी चैप्टर में एक डेरिवेशन हुआ था, स्फीयर के एक पार्ट के एरिया का डेरिवेशन. दिस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, दिस इज पार्ट ऑफ स्फीयर. मुझे नहीं मालूम इस पार्ट ऑफ स्फीयर का एरिया किसी तो चैप्टर में डिराइव हुआ है. 2 पाई आर स्क्वायर एंड 1 माइनस कॉस थीटा करके. अभी ध्यान नहीं आ रहा किस चैप्टर में हुआ, लेकिन कहीं मुझे 100% यकीन है कि इसका डेरिवेशन किया गया है एरिया ऑफ पार्ट ऑफ स्फीयर का. हेमीस्फीयर में थीटा 90 डिग्री कर देते हैं, फिर बिकम 2 पाई आर स्क्वायर. कंप्लीट स्फीयर में थीटा को 180 डिग्री कर देते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर. और नहीं होगा तो कहीं भी मिल सकता है डेरिवेशन इसका. यही कवरेज एरिया है. बट कॉस थीटा क्या है यहाँ पर? तो कॉस ऑफ थीटा, दिस इज 90 डिग्री एंगल. आवर बेस इज द रेडियस आर
अपॉन this length r plus h. So therefore area is 2 pi r square 1 minus r upon r plus h, which is 2 pi r square. In fact r plus h minus r, यहाँ h आ जाएगा, 2 pi r square h by r plus h. And now r plus h approximately r होगा, और ये approximately 2 pi r h. So this is the final answer. 2 pi r h is the coverage area. 2 pi r h is coverage area. This area जो एक सिंगल टावर से कवर होगी. और अगर पॉपुलेशन डेंसिटी पता हो कि इस लोकेशन में पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, तो ये निकाला जा सकता है कि कितने नंबर ऑफ पर्सन्स बेनिफिटेड होंगे इससे, उस टावर से. अगर हमको ये बता दिया जाए कि वहां पर ज्योग्राफिकली पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, मतलब कि 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं, तो कवरेज एरिया इनटू पॉपुलेशन डेंसिटी नंबर, वो आपको एग्जैक्ट पॉपुलेशन मिल जाती है जिनको उस टावर से सिग्नल्स मिलेंगे. ठीक है, यस सर। यस सर। खत्म हो गया ये. कुछ चीजें आपको अपने आप पढ़नी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के टाइम पर भी कहा गया था. मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फैमिली में कौन कौन आते हैं, उनका नाम पता, यानी कि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, गामा वेव, कौन किस फ्रीक्वेंसी का होता है, कौन कहाँ यूज होता है. जैसे कि एक्सरेज मेडिकल में यूज होते हैं, माइक्रोवेव तो हर घर में यूज होते हैं, सब्जियां गर्म करने में, पिज्जा बनाने में, बर्गर बनाने में. इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की चीजें हैं. रेडियो वेव यूज होगा और कहाँ यूज होगा. तो ये जितनी वेव हैं इनका सोर्स क्या है, कहाँ से निकलते हैं, क्या रेंज है फ्रीक्वेंसी की, थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको बोलते हैं, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन. एनसीईआरटी सफिशिएंट है इसके लिए. इवन इस चैप्टर के लिए भी एनसीईआरटी के एग्जांपल सफिशिएंट है. ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद. आज का कम्युनिकेशन खत्म. थैंक यू सर. थैंक यू सर। Thank you, sir. सर। थैंक यू सर.